अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, मौसम बड़ा औसम है और इतना ज़बरदस्त मौसम है कि लोगों के मूड भी अच्छे हो गए हैं। गर्मी थोड़ी कम हो गई है। कल भी मैं यही बात करी थी कि कराची में बस अब बारिशों का इंतज़ार है, लेकिन एहतियात के साथ। अच्छा, आज ना एक खबर, जिस खबर को देखने के बाद मुझे इतनी हैरत भी हुई, अफसोस भी हुआ कि देखें क्या होता क्या है हमारे यहाँ पर वही नेग्लिजेंस, वही सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जब एक खबर सुनी कि कराची का एक एरिया है जहाँ पर एक शख्स जो है वो गटर में गिर गया और जाँ बहक हो गया, और उस हवाले से जो है वो किसी ने कोई कार्रवाई जो है वो अमल में उस तरह से नहीं लाई जा रही है। तो ये जो गटर के ढक्कन हैं, इनके हवाले से अगर इंतज़ामिया कुछ नहीं करती ना, तो शहरी बहुत मुहतात रहें, बहुत ज़्यादा इस मामले में होशियार रहने की ज़रूरत है। एक तो ये खबर, और दूसरी बात ये कि आपने अपने तौर पर बहुत एहतियात करनी है। आजकल किडनैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी किडनैपिंग के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो आपने ज़रूर एहतियात करनी है। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कराची के मौसम के हवाले से। और कराची का मौसम जब से हुआ है औसम और अच्छा मौसम हुआ है, तो बारिशों में भी आपने एहतियात करनी है। हम हमेशा अपने प्लेटफॉर्म से आपको ये बताते हैं कि जब भी बारिशें हों तो आपने गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना है। इस सीज़न में आपने एहतियात रखनी है। अच्छा जी, अब जो ओवरऑल मौसम है, महकमा मौसमियात इस हवाले से क्या कह रहा है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो मतला है वो अबर आलूद है, और मौसम जो है वो मतलब इस तरह का है कि मिला जुला है। यानी कि कल से लेके आज तक देखा जाए तो जो गर्मी की शिद्दत है उसमें थोड़ी कमी हुई है। अच्छा, शहर कायद का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसका शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 75% रिकॉर्ड किया गया है, और 11 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से जो है वो हवा चल रही है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है। अब इसके अलावा एक और ख़बर है, एक ज़बरदस्त खबर है जो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि कराची शहर में हो क्या रहा है। कराची शहर में जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ अब क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, और कराची इंतज़ामिया ने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा, रोड साइड तजावुज़ात और कानूनी पार्किंग के ख़ात्मे की कोशिशों को मौसर बनाने का फ़ैसला किया है। अच्छा जी, अब हुआ ये है कि कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब जो हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि बार बार शिकायत के मुर्तकिब दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। और तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ने बताया कि माड़ीपुर रोड जो ट्रक स्टैंड है उस पर अरसे से कायम गैर कानूनी दुकानों को मिसमार कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर वस्ती ने बताया कि फिरदौस मार्केट जो लालू खेत में थी, वहाँ भी जो दुकानों के सामने बनाए गए काउंटर, सीढ़ियाँ और प्लेटफॉर्म्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया। ये मनाजिर भी हैं वहाँ के, जो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, ये उन शॉप्स के मनाजिर हैं जिनको वहाँ से ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ पर लोग मौजूद हैं। अच्छा, सरीना मोबाइल मार्केट जो है वहाँ पर भी तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई है, जबकि कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी, मलीर 15 और M9 में भी तजावुज़ात का खात्मा किया गया है। तो आपने देखा होगा कि मार्केट्स में कुछ हलचल रही है, तो वो इसी वजह से रही है। एक और बड़ी ज़बरदस्त और अच्छी खबर, और जब ये खबर मैंने सुनी तो मैं क्यों, इससे पहले हम इसके ऊपर एक प्रॉपर शो कर चुके हैं लास्ट ईयर, और अब 2-3 दिन पहले से जब इसके हवाले से खबरें आना शुरू हुई कि जी ये एक्टिविटी शुरू हो गई, तो कराची की कंपनी की के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों की बड़ी खेप जो है वो पहुंच गई है जी पाकिस्तान। यानी चीन की जो कंपनी है उसकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जिनके हवाले से लास्ट ईयर भी हमने आपको बताया था, जिक्र किया था कि अब मार्केट में एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है, तो ये जो चीन की कंपनी है उसकी इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं अब वो यहाँ पहुँच गई हैं पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की जानिब जो है ये एक अहम कदम है। अब क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से है कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पेट्रोल कार्स जो हैं उनका मुतबादिल बन सकती हैं। अच्छा जी, फिर एक और बात यही है कि एक बड़ी तब्दीली तो है, इट्स अ बिग चेंज ऑन द कराची पोर्ट, मगर अब सोचने समझने वाली बात है कि इसके मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या असरात होंगे। बड़ी तादाद में लोग जो है इस तरफ जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर इनके चार्जिंग स्टेशंस के हवाले से जो है कई ऐसी बातें हैं जो कि लोगों के जहन में है। तो चीन की कंपनी की हज़ारों गाड़ियां पहुंचने से पाकिस्तानी मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान, ये एक तरह का इनकलाब है, एक तरह का रेवोल्यूशन है कि जी ये जो ये सिस्टम है पाकिस्तान में भी आ गया है। मईशत की बेहतरी के लिए अब नई इस्लाहात का भी ऐलान कर दिया गया है, और सरमायाकारी में इजाफा और कारोबारी आसानियों का हुकूमती मनसूबा भी कुछ इसी तरीके से है। अच्छा जी, अब ये बात ये है कि ये जो EV कार्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह करे ये इसी तरीके से रोड्स के ऊपर जाएं, अल्लाह करे ये इसी तरीके से जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ें और लोग इनको अफोर्ड कर सकें, क्योंकि
इनकी जो प्राइसेस होती हैं थोड़ी सी हाई होती हैं, या फिर इसमें जो नए नए जो कंपनीज़ हैं वो अब इन्वॉल्व हो रही हैं, वो लोगों के लिए क्या आसानियाँ लेकर आती हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन इट्स अ बिग रेवोल्यूशन, इट्स अ बिग थिंग इन पाकिस्तान कि अब अगर लोग इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है उससे आप देखें कि कितना बड़ा चेंज आएगा, इन्वायरमेंट में भी बहुत चेंज आएगा। अच्छा, इसी तरीके से जिन लोगों को बड़ा शौक़ है कि वो मुल्क से बाहर जाएँ, तो बैरून मुल्क जो लोग जाना चाहते हैं, मैंने इससे पहले वाले शो में कल भी यही बताया था कि भाई आप लोगों ने अगर मुल्क से बाहर जाना ही है तो ऑफिशियल तरीके से जाएं, तरीके से जो ऑफिशियल तरीका है, पासपोर्ट अपना बनवाएं, तरीके से पासपोर्ट ऑफिस जाएं, ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, जिस मुल्क में जाना है आप जाएं, लेकिन खुदारा किसी भी एजेंट के, ट्रैवल एजेंट के हत्थे ना चढ़ें, फिर आप लोगों को, आपके घर वालों को परेशानी होती है। तो जाली ट्रैवल एजेंसी का जो नेटवर्क है अभी रिसेंटली वो भी पकड़ा गया है, और जो लोग रोज़गार के ख्वाब देख रहे थे उनके साथ हो गया है फ्रॉड। तो ये है जी, कराची में इंसानी स्मगलिंग से जुड़ा जो मुबैना गिरोह है वो भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा होशियार रहना है और बहुत ज़्यादा आपने ग्रीडीनेस नहीं दिखानी है। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता है तो ना जाएं, लेकिन आप कोई शॉर्टकट, कोई दूसरा रास्ता इख्तियार ना करें। सबसे ज़्यादा परेशानी आपके घर वालों को होती है। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर ज़बरदस्त। आज हमारे साथ गेस्ट हैं, हम उनसे मिलवाएंगे आपको, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करते हैं इंतहाई अहम टॉपिक पर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस बारे में हम लोग बात तो करते हैं लेकिन हमें शायद लॉ का नहीं पता। अब ये वो टॉपिक है जो कि हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ा है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई, बल्कि अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो अक्सर सेलिब्रिटीज़ ही, या फिर इस तरह के लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं, जो कि फेमस हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ती है। और ये एक्चुअल में ज़्यादातर तो सेलिब्रिटीज़ के साथ या जो बड़े बिजनेस करते हैं उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज़ सोशल मीडिया डिफेमिंग। यानी कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में किसी भी किस्म की गलत राय कायम की जाए, उनके बारे में गलत बयानी की जाए, उनके बारे में कुछ भी गलत बताया जाए, या उनको कुछ ऐसा कहा जाए, उसके एक्चुअली लॉ क्या होते हैं, लोगों को क्या करना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, या ज़्यादातर लोग फोकस ही नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस भी लेते हैं, और कुछ लोगों के लिए चीज़ें सीरियस होती हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है कि आपको सोशल मीडिया पर कोई डिफेम करने की कोशिश करता है, या सोशल मीडिया पर आपके बारे में कोई गलत बयानी करता है, या आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई बात करता है, तो उसके लिए क्या लॉज हैं, और सोशल मीडिया पर क्या चीज़ें एथिकली ठीक होती हैं किसी को कमेंट करने के लिए, और क्या चीज़ें ठीक नहीं होती, इस पर बात करेंगे हम। आज हमें ज्वाइन किया है महाम जमाल ने, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप महाम? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि सोशल मीडिया पर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए लोगों को? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक हम जो जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़रूर दिया है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया है कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी की डिग्निटी या इनवॉयलेबिलिटी के ऊपर आता है, यानी कि हद तक इज्जत किसी की जाती है, सो वो आप दूसरे बंदे के, वो कानून के तहत जुर्म है। अब उसको, जिसको हम आम अल्फाज में डेफेमेशन कहते हैं या हद तक इज्जत कहते हैं, इसके बहुत वसी कानून हैं। इसके कानून, इसकी रेमेडीज जो हैं सिविल और क्रिमिनल दोनों तरफ हैं। यहाँ तक कि आपकी जो सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को डिफेम करते हैं, सो उसकी अलग प्रोविजंस हैं जो अट्रैक्ट होती हैं, जिसको हम पीका ऑर्डिनेंस कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, कि अगर आप सोशल मीडिया पे करते हैं, सो आपका कानून बहुत वसी है। सिविल रेमेडीज में अगर आप किसी को, अगर सोशल मीडिया पे या आप बोल के ओरली या आप लिख के, सो दोनों अट्रैक्ट होती हैं। उसके अंदर आपको करना क्या है कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान जो कि झूठ बोल रहा है, और सिर्फ इसलिए झूठ बोल रहा है कि आपको डिफेम करे, आपकी इज्जत खराब करे, आपकी रिप्यूट को डैमेज करे, जो कि असल में चीजें सच नहीं हैं, सो आप
पास आप उसमें कोर्ट में केस कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर, जिस टाइम ये वाकया पेश आए, 2 महीने के अंदर अंदर आपने एक लीगल नोटिस भेजना होता है, जो इंसान उसको आपकी इज्जत को खराब कर रहा है, आपकी रिप्यूट को डैमेज कर रहा है। उसके बाद आपके पास 6 महीने तक का टाइम है कि आप सिविल कोर्ट को अप्रोच करके रेमेडीज सीख कर सकते हो। या दूसरी तरफ इसकी क्रिमिनल सैंक्शंस भी हैं। क्रिमिनल सैंक्शंस में अगर आप किसी इंसान का इंटेंट, यानी कि कह दें कि इसने जानबूझ के किया है, मैलिस था इसका, जेलसी थी, इन मुझे खराब करने की हद तक किया है, सो उसकी क्रिमिनल रेमेडीज हैं जिसमें आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। और सिविल रेमेडीज में आपको 50,000 फाइन, आपको 50,000 से 3 लाख तक का फाइन पड़ सकता है। ये रेमेडीज, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डैमेज कॉज हुआ है, मुझे किसी ने डिफेम किया, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, मुझे एक ड्रामा कास्ट करने वाला था, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, क्योंकि किसी ने मेरी रेपुटेशन को डैमेज किया, अब वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिल रहा क्योंकि सोशल मीडिया पे वबाल मच गया, ये सारा कुछ। सो इस तक जो आपको लॉसेस हुए हैं, कोर्ट इन लॉसेस को, जिसको हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं, कोर्ट इन लॉसेस तक को देने को तैयार है अगर वो बात सच ना हो। इसके साथ साथ कोर्ट आपको ये भी डायरेक्ट करेगा कि आप रिटन अपॉलॉजी या जिस प्लेटफॉर्म से आपने अगले को डिफेम किया है उसी प्लेटफॉर्म पे आप अपोलोजाइज भी करेंगे। सही। अच्छा, ये तो आपने बहुत तरीके से हमें समझाया। अब यूजुअली क्या कन्फ्यूजन होती है सोशल मीडिया पर? ये कन्फ्यूजन होती है कि किसी ने किसी को बैड कमेंट किया, अच्छा अब वो किसी ने किसी को बहुत अच्छा कमेंट भी किया। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए कि ऐसा कौन सा कमेंट है जो एथिकली गलत होता है, आप किसी के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर कर रहे होते हैं, और फिर बात ये होती है कि जी वो तो अगर स्टार्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनको तो लोग इस तरह की बातें लिख देते हैं, और आपको पता है कि लोग जेलिसी में भी आप यू कांट कैलकुलेट योर एनिमीज़, यू कांट कैलकुलेट योर फ्रेंड्स, यू कांट कैलकुलेट योर लव्ड वंस। मतलब हज़ारों लोग आपको प्यार करने वाले होते हैं, हज़ारों लोग आपके दुश्मन होते हैं, 10,000 लोगों को आपसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपकी नज़र में वो कौन से कमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर कोई भी सेलिब्रिटी एक्शन ले, या उसके ऊपर वाकई सज़ा बनती है, या उसके ऊपर वाकई जो है वो करना चाहिए कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस केस को इनिशिएट करना चाहिए? देखें, जब आपकी रिप्यूट डैमेज होना शुरू हो जाए, एक आपके जो कमेंट्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर सिटीजन का राइट है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने आप को, लेकिन वो एक्सप्रेशन उस हद तक होना चाहिए कि जब तक वो किसी की रिप्यूट को डैमेज ना करे। जैसे आपको नजर आना शुरू हो गया कि बहुत सारे आपके इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने और लोग आपकी एनिमीज हैं, वो कोई शो आपके अगेंस्ट चला देते हैं कि आपकी रिप्यूट बिल्कुल डैमेज हुई जा रही है, उसकी वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो रहे हैं, आपके हाथ से प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, या जनरली पीपल एट लार्ज में आपका एक इमेज ऐसा बिल्ड कर दिया गया है कि जिसकी वजह से आपको बहुत नुकसान फेस करना पड़ा है, देन जिसने वो ओरिजिनेट किया है, जिस चैनल से या जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो ओरिजिनेट करती है, उसके खिलाफ आप डेफेमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा पीका एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसके अंदर आपने यहाँ तक आपकी जो 2025 की रीसेंट अमेंडमेंट आई है, उसमें ना सिर्फ आपकी अगर कोई डिग्निटी खराब करता है, यहाँ तक कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हरास करता है, सो उसकी अलग रिप्रिकॉशंस हैं, जिसमें आपके वो कंटेंट को आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो आपके उस इंसान के कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है अगर आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट जाए कि ये मेरी रिप्यूट को डैमेज कर रहा है, ये मुझे हरास कर रहा है, ये मेरी फेक प्रोफाइल बना रहा है, ये कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि सच नहीं है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज़ सच ना हो वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर कोई चीज़ दुरुस्त है, जिस तरह जर्नलिस्ट बहुत सारी स्टोरीज शेयर करते हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त होती हैं, अगर वो दुरुस्त हैं, अगर वो सच हैं, सो वो डेफेमेशन के जिम्मे। अच्छा माहम, ये इशू ये होता है कि ये सिर्फ जर्नलिस्ट या मीडिया के लोगों के लिए नहीं होती है हैरेसमेंट, लोगों की आपस में भी, जो लोग लाइमलाइट में नहीं भी होते, उनकी भी आपस में कई दुश्मनियाँ होती हैं, कई राइवलरीज होती हैं। इसके अलावा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग काम कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में जो लोग होते हैं, या दीगर जो कंपनीज होती हैं, वो भी आपस में जो है वो एक दूसरे के राइवल्स होती हैं या उनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ओवरऑल
इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्टन काइंड ऑफ पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, अगर कोई किसी को इस तरह से करता है सोशल मीडिया पर हरास, या कोई किसी के लिए इस तरह से कमेंट करता है, डिफेम करने की कोशिश करता है, तो कोई भी पर्सनालिटी क्या एक्शन ले सकती है, इस हवाले से बताइएगा। फिर हम जो है वो आगे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। जी माहम। ये जो कानून है, आपका डेफेमेशन ऑर्डिनेंस, आपका पीका, आपकी अब तो 18वीं तरमीम के बाद आपको प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस, ये सारी आपके किसी भी बंदे को अट्रैक्ट करती हैं। कोई भी इस तरफ एक स्पेसिफिक क्लास को डील नहीं करता, यहाँ तक कि कोई इंस्टीट्यूशन के खिलाफ भी अगर आप डिफेम करोगे, आपके कानून में कह दिया गया है ग्रुप ऑफ पीपल में अगर आप किसी को डिफेम करोगे, जहां मेरा उठना बैठना है, मैं अगर एक वकील हूं, जहां मेरा उठना बैठना है, किसी ने मैं कोर्ट जाती हूँ, अपने लोगों से मिलती हूँ, क्लाइंट से मिलती हूँ, और किसी ने मुझे डिफेम कर दिया है, और अब जहाँ पे मैं रोजमर्रा जा रही हूँ, अपने रूटीन के काम कर रही हूँ, वो मुझे एक ऐसी नजर से देखते हैं कि मैंने कोई गलती की है या मेरी रिप्यूट डैमेज हुई है, सो तब भी मैं उस इंसान के खिलाफ केस लेके आ सकती हूँ। कोई इंस्टीट्यूशन एक दूसरे इंस्टीट्यूशन को खराब करता है, कोई फ्रेंड्स, इवन फ्रेंड्स का सर्कल भी, अगर आपके फ्रेंड्स के सर्कल में आपकी रिप्यूट को डैमेज किया जा रहा है, सो वो ये सारी प्रोविजंस इन्हीं लॉज के तहत अट्रैक्ट होती हैं। सही, मतलब यू आर सेइंग कि अगर आप जिस ग्रुप ऑफ पीपल, यानी जिन लोगों में आप उठना बैठना है आपका, जहाँ पर आपकी फ्रेंड जोन है, जाहिर सी बात है आपके बारे में उन्हीं लोगों को पता होगा जो आपका फ्रेंड सर्किल होता है, या आपके बारे में वही लोग ज़्यादा जानते हैं, फिर वही उस तरह से बातों को ट्विस्ट करके आगे लेके जाते हैं। सो अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे हवाले से ये बात तो सिर्फ इस बंदी को पता थी, या मेरे हवाले से ये बात तो हमारे इस फ्रेंड सर्किल में हुई है, और उसके बाद इन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, तंग करने की कोशिश की है, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। ये जो मैं समझ रही हूँ ऐसे ही है माहम साहिबा? बिल्कुल कार्रवाई की जा सकती है। इसके खिलाफ ना सिर्फ क्रिमिनल बल्कि सिविल दोनों रेमेडीज अडॉप्ट की जा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले इंसान को आप इम्प्रिजन करवा दें, जेल दिलवा दें, सो आप वो भी रेमेडी इख्तियार कर सकते हैं। या आपको अगर कोई डैमेज कॉज हुआ है, आप एक जनरल डैमेजेस जिसको कहते हैं 50,000 तक की हद तक आप, या 3 लाख की हद तक आप उससे क्लेम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसके ओवर अबव दैट आप इसको कोई स्पेशल डैमेज अगर आपको कॉज हुआ है कि मेरे से कोई प्रोजेक्ट छिन गया है, कोई भी ऐसी चीज मेरे से होगी, सो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं इन सब चीजों के अंदर। सही, क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, ओवरऑल इन जर्नल सोशल मीडिया से अगर थोड़ा सा हम आगे चल के बात करें, लाइफ में भी लोग बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल रहे होते हैं जो उनके साथ जो है अच्छा रवैया नहीं रखते हैं, या उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें करते हैं, या वही बात है कि फ़ेक न्यूज़ को स्प्रेड कर देना एंड ऑल दैट। तो उस हवाले से लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि पहला स्टेप तो ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ लोगों को तो शायद ये आइडिया भी नहीं होता कि उनके ख़िलाफ़ कोई जो है ना वो कैंपेन चल रही है। कुछ लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो ये चेक भी कर लें अपने सोशल मीडिया पर जाकर कि भाई किसी किस्म की कोई कमेंट है, किसी किस्म की कोई जो है वो कैंपेन चल रही है। लेकिन अगर उनको पता हो और उनके जहन में बहुत सारे लोग हों, अब वो ज़ाहिर है आइडेंटिफाई तो किसी एक को नहीं कर सकते, तो किस तरीके से फिर वो उस जो है वो हैरेसमेंट को, या किस तरीके से वो एक सर्टन शख्स को पकड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो ये मसला होता है ना, आपको नहीं पता कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है, मतलब आपके अपने फैमिली से कोई है, आपके दोस्तों में से कोई है, बाहर में से कोई है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो किस तरह फिर ये आप लोग मशवरा देते हैं अपने क्लाइंट को कि वो किस तरह केस फाइल करे कि भाई बैड कमेंट है, या किसी ने हैरेसमेंट की है, या किसी ने धमकी दी है, तो फिर किस तरीके से ये केस आगे चलता है? अगर तो कहीं सोशल मीडिया की हद तक है तो उसमें तो आपका पीका ऑर्डिनेंस अट्रैक्ट होता है, और जो कि बहुत सीधा सीधा है कि जिस भी प्लेटफॉर्म से ओरिजिनेट की है, कोई भी आपका कोई पेज है उसको आपका पीका यानी कि उसमें जो आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म अथॉरिटी है वो उसको ब्लॉक कर देगी। लेकिन अगर उसमें अंडरलाइन बात यही है कि वो फॉल्स इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके खिलाफ फेक न्यूज होनी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर आपको कोई हरास कर रहा है, कॉन्स्टेंटली आपकी गलत तस्वीरें लगा रहा है, आपकी गलत वीडियोस बना के लगा रहा है, और डिफरेंट लोग उसको शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं, सो आप कलेक्टिवली भी उनके खिलाफ ला सकते हैं, या जिस जगह से, जिस पेज से वो ओरिजिनेट हो रहा है, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।
पीका की अथॉरिटी, आप एफआईए में कंप्लेंट फाइल करते हैं और उस अंदर आपका जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई है 2025 की, जिसको यहाँ तक अथॉरिटी दे दिया है कि अगर कोई किसी की फेक वीडियोस बना रहा है, कोई किसी को हरास कर रहा है, सो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये एजेंसी के पास इस हद तक पावर्स हैं जो पुलिस की पावर्स होती हैं, अरेस्ट करके उनको कोर्ट में पेश कर सकते हैं और उन पे सजा नाफिज कर सकते हैं, जिसमें आपका 2 मिलियन तक का फाइन हो सकता है और 3 साल तक की सजा हो सकती है। ये जो आपके आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात है। अदर देन दैट, अगर आप जनरल आइडिया देखेंगे सो तब आपको पता होगा कि ये डेफेमेशन किससे स्टार्ट हुई है। किसी आपके कोई दोस्त है, उसने कोई गलत आपके बारे में इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करना स्टार्ट कर दिया है, सो आप यू नीड टू स्टार्ट बाय सेंडिंग हिम अ लीगल नोटिस। वो लीगल नोटिस आप में उसने ये आपने लिखना है कि आप जो बातें की हैं और जिन जिन लोगों को की हैं वहाँ पब्लिकली अपोलोजाइज करें, यानी कि मेरे बारे में जो बात की है वो लोगों को तस्लीम करें कि आपने गलत किया है और अपोलोजाइज करें, वरना आप पे सिविल सूट में फाइल करूंगा। तो वो सिविल सूट जो आपके पास फिर 6 महीने का टाइम होता है, अगर कोई पब्लिक अपॉलॉजी नहीं रेंडर करता तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल अदालत में आप केस फाइल कर सकते हैं। जब सिविल अदालत में केस फाइल होता है और ये प्रूव हो जाता है कि वाकई जो इन्फॉर्मेशन आपके बारे में दी गई थी वो गलत है, सो उसको 50,000 3 लाख तक का जो है डैमेजेस उस इंसान ने आपको देने होंगे। इसके ऊपर ओवर एंड अबव आपको जो है डैमेजेस आप मांग सकते हो। वही बात है कि अगर आपको कोई स्पेशल किस्म का जो है लॉस हुआ है, आपकी कोई जॉब चली गई है, आपका कोई इवन अगर आपका कोई प्रपोजल आया है वो जब किसी भी हद तक है, तो आप उससे स्पेशल डैमेजेस भी मांग सकते हो। या दूसरी तरफ अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम सबसे पहले ये कहते हैं कि पीका की अथॉरिटी सबसे बेस्ट है कि आप एफआई कंप्लेंट फाइल करें, ना कि आप सिविल कोर्ट, क्योंकि उनके पास एक्सपेंसिव अथॉरिटीज हैं, वो कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं, वो अरेस्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। अगर अदर देन दैट की गई है, आपके पास क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल है, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं उस इंसान के खिलाफ जिसने आपको डिफेम किया है। एफआईआर दर्ज कराएंगे, उसके बाद कोर्ट में केस चलेगा, जब क्रिमिनल केस चलेगा तो उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ फाइन भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं लॉस के हवाले से कि सोशल मीडिया पर लोगों के साथ जो भी हैरेसमेंट होती है इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स हो गया या कोई थ्रेट्स हो गई एंड ऑल दैट, तो आपको लगता है कि सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप जानते हैं और वही ये सारा कुछ कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉ। आप जाएं और कंप्लेन करें और बात करें और अपना जो मसला है वो डिस्कस करें। अब कुछ बात कर लेते हैं कि नॉर्मली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि नहीं जी हम कंप्लेन नहीं कर सकते, नहीं हम बात नहीं कर सकते हैं एंड ऑल दैट। अब जैसे कि अगर हम कह लें कि कोई किराएदार है या मालिक मकान है, वो आपस में ऊपर नीचे रह रहे हैं और उसमें जो है उनका कोई प्रॉब्लम है, या मालिक मकान किराएदार को तंग कर रहा है या किराएदार मालिक मकान को तंग कर रहा है कि किराएदार जो है मालिक मकान की सारी घर जो है वो डैमेज कर रहा है एंड ऑल दैट, या मालिक मकान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर दे रहा है किराएदार को कि नहीं जी सारी चीज़ें आपने ठीक करानी है। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि इसके हवाले से ये जो रेंटल प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट, इसका क्या लॉ होता है? आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। रेंटल जो आपके टेनेंट्स को सिक्योर करता है, हाँ। वो आपका रेंट कंट्रोलर के पास अथॉरिटी होती है और टेनेंट्स के लिए आपका बहुत सिक्योर लॉ दे दिया गया है। यहाँ तक के भी लॉ है कि अगर गैर कानूनी तौर पे लैंड ओनर जो है मालिक मकान आपको इविक्ट करता है और कहता है क्योंकि उसको आपके साथ 1 साल का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब उसको कहीं से और ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो कहता है कि नहीं अब आप घर छोड़ के जाएं, तो मुझे किसी और किराएदार को रखना है, तो आप रेंट कंट्रोल के पास केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको हरास कर रहा है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, आपको
फोर्स कर रहा है कि ये भी काम तुमने कराना है, ये भी काम तुमने करा के देना है। सो रेंट कंट्रोलर के पास अथॉरिटी है और आपको वसी प्रोटेक्शन हासिल है कि आप उधर जाके कंप्लेंट फाइल करेंगे और रेंट कंट्रोलर उसके बाद दोनों पार्टीज को सुनेगा। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद एक डिसीजन देगा, क्योंकि आप मैलिस के तौर पे, आप मेलाफाइड इंटेंट, गलत इंटेंट के तौर पे अगर किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाएंगे, सो उन सर्कमस्टांसेस में आपके कोर्ट के पास अथॉरिटी है, रेंट कंट्रोलर के पास, कि वो उसको स्ट्राइक आउट कर सकता है कि नहीं ये गैर कानूनी है, ना ये बंदा अपनी प्रॉपर्टी से, आपकी प्रॉपर्टी से निकलेगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, ना आपने जो इसको एक्स्ट्रा एक्सेसिव काम करवाने को कहा है ना ये वो कराएगा, या व्हाटसोएवर कोई भी उनके इश्यूज चल रहे हैं जिसमें आपको गलत तौर पे हरास कर रहा है, सो वो रेंट कंट्रोलर के पास अथॉरिटी है। रेंट कंट्रोलर के पास अथॉरिटी है, और इस तरह से अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो उनके पास जाके जो है वो बता सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, आजकल माम एक और इशू बहुत ज़्यादा इन है, और आपने देखा होगा कि आजकल लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंटरेस्ट लेते हैं, और अगर ना भी उन्होंने ख़रीदना हो तो वो ज़रूर उनका शौक़ होता है कि जी जाएँ देखें और किसी प्रोजेक्ट में जो है वो कोई फ्लैट बुक करा लें, कोई घर बुक करा लें एंड ऑल दैट। बट लोगों के साथ इस सूरत में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। लोगों को नहीं पता होता कि जो ज़मीन उन्होंने ख़रीदी है वो उसकी एनओसी है नहीं है, जो प्रॉपर्टी वो ले रहे हैं उसके क्या कवायद ज़वाबित होते हैं। तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि अगर किसी के साथ प्रॉपर्टी के लेन देन में, मतलब उसने कोई फ्लैट ख़रीदा किसी कॉन्ट्रैक्टर से, किसी जो बिल्डर है उससे लिया, और उसके बाद उसको पता चला इसकी तो लीज लेटर नहीं है, एनओसी नहीं है एंड ऑल दैट, तो क्या वो कार्रवाई कर सकता है? मतलब उसका क्या स्टेक रह जाता है उस शख्स का जिसने किसी प्रोजेक्ट में घर लिया, फ्लैट लिया, जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी उसने बुक कराया, और उसके बाद फिर उसको पता चला कि भाई ये तो लीगली नहीं है, इसका तो एनओसी नहीं है, और ये तो मुझसे कभी भी खाली कराई जा सकती है ज़मीन। बट उस शख्स का क्या कसूर, दैट हु बिलीव ऑन दैट बिल्डर एंड ऑल दैट, या किसी उस शख्स पर उसने बिलीव किया, तो उसके लिए क्या लॉ है? अब इसमें सर्कमस्टांसेस इस तरह हैं कि कभी कभार आपको कोई स्कीम्स बेचते हैं, जिस तरह जो बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो कहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं एंड देन दे टर्न आउट टू बी फॉल्स या फ्रॉडलेंट होते हैं। सो इसकी सर्टेन प्रोविजंस अट्रैक्ट होती हैं। जो हम सबसे ज़्यादा एडवाइस क्लाइंट को करते हैं, जो सबसे ज़्यादा स्पीडी जिसका ट्रायल होता है, वो हम कंज्यूमर कोर्ट्स में कहते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट्स में आपको बहुत वसी प्रोटेक्शन हासिल होती है, स्पेशली इस तरह के मैटर्स में भी कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी की गलत स्कीम बेच गया है किसी डेवलपर ने, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, सो वो कंज्यूमर लॉज आपके प्रोविंशियल हैं, हर आपके प्रोविंस के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं। सिंध का है, पंजाब का है, एंड देन फेडरल, ऑल दीज लॉज। इसमें क्या होता है कि आपका ट्रायल जो होता है वो स्पीडी होता है, इसको हम समरी ट्रायल कहते हैं, कि कट शॉर्ट किया जाता है, जल्दी जल्दी आपको कानून में उसमें आपकी जितनी आपकी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं आपको वो दी जाती हैं, जिसमें आपकी इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और आपको फाइन भी पड़ सकता है जो कि गलत स्कीम बेचेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी में अगर, वैसे तो आपका सिविल सूट भी बनता है, बट सिविल सूट्स जब हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी के मैटर्स में वो थोड़े प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, थोड़ी उनकी क्योंकि जब आपका ट्रायल चलता है थोड़ा आपका एक्सटेंडेड होता है। सबसे ज्यादा जो आपको इमीडिएट रेमेडी कि अगर आपको किसी ने गलत स्कीम बेची है और आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपको फ्रॉड हुआ है और आपका दाया हो जाए, तो हम सबसे ज्यादा एडवाइस करते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएं। कंज्यूमर कोर्ट्स की अथॉरिटी आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस के पास होती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अथॉरिटी होती है, और वो खुद इसका स्पीडी ट्रायल करते हैं। सही। अच्छा, इस तरह के केसेस में जो कंसर्न पार्टी होती है, जो लोग बेच रहे होते हैं गलत स्कीम्स, वो भाग जाते हैं या उनके ऑफिसेज कहीं इधर उधर ख़त्म हो जाते हैं, तो उसमें क्या कंपनसेशन क्या मिलता है उस शख्स को जिसका पैसा ज़ाया हो रहा था, उसके लिए क्या कुछ होता है? बहुत हद तक, क्योंकि केसेस में यही होता है, हमें यही देखने को मिलता है कि वो भाग जाते हैं या कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाती हैं। कोर्ट के पास देखें वसी पावर्स होती हैं। अगर आपको पता है कि किस कंट्री में वो भागा है या कोई भी, आप कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी होती है उसके एक्सपेडिशन ऑर्डर्स निकालने की, आप एम्बेसीज को कांटेक्ट कर सकते हैं आप। सो कोर्ट के पास बहुत वसी पावर्स होती हैं ये सारी सर्कमस्टेंसेस में। कहीं ना कहीं से फिर बहुत सारी, अगर थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं, और हमने ये बहुत ज़्यादा देखा है, मैंने पर्सनली इन केसेस को बहुत ज़्यादा डील किया हुआ है कि अगर थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं तो नैब में भी कंप्लेंट चली जाती है, और फिर नैब अपने तरीके से नैब ऑर्डिनेंस के तहत आपकी वो इन्वेस्टिगेट करता है जिसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस का मामला होता है, और नैब उसमें उस इंसान को पकड़ता है, उसको लेके आता है,
बिल फर्ज वो कहीं भाग गया है, सो नैब के पास बहुत पावर्स आपकी वसी हैं जो कि आपके कोई ऑर्डर्स, एक्स्ट्रेडिशन ऑर्डर्स आपके दे दे, या कोई इस तरह के किसी और कंट्री में भागा हुआ है, या आपके किसी ना किसी तरह आपको ट्रेस करने की अथॉरिटी होती है। फिर बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं साइमल्टेनियसली, FIA इन्वॉल्व हो जाती है, नैब इन्वॉल्व हो जाती है कि जब आपके बहुत सारे मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी जो है पब्लिक की इन्वॉल्व हो तो। सही। अच्छा, ये तो आपने एक ओवरऑल क्राइटेरिया बता दिया, बट लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का ख्याल रखें, ये ज़रूर बताएं कि लॉफुली उनको क्या कुछ करना चाहिए, क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी है कि उसके पास NOC है, उसके पास आप तब तक प्रॉपर्टी किसी भी जगह पे, किसी भी ज़मीन पे बिल्ड नहीं कर सकते जबकि आपके पास एक वैलिड NOC ना हो आपकी बिल्डिंग अथॉरिटी के से। जिस तरह इस फेडरल में आपके CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास वो अथॉरिटी है कि आपको NOC इशू करेगा, लाहौर में LDA, इसी तरह आपके सिंध में। सो इन सब का NOC देखना एक कंज्यूमर के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या इनके पास ये अथॉरिटी है भी कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह बिल्डिंग प्लान्स वगैरह होते हैं, वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, उसमें तो आप यू कैन नॉट गो एंड सी दैट, बट इस पे अभी हमारे पास कानून मौजूद नहीं है कि सब डिजिटाइज कर दिया जाए और उसके बिल्डिंग प्लान और उसके NOCs वगैरह जितने हैं वो डिजिटाइज तरीके से आम पब्लिक को अवेलेबल हों। अभी इस पे कानून साजी नहीं है हमारे पास, लेकिन जो एट द मोमेंट एक कंज्यूमर कर सकता है वो NOC को ज़रूर देखे। NOC को उसको ज़रूर देखना चाहिए और ये चीज़ें पहले चेक कर लेनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, वैसे अगर इन जनरल जो प्रॉपर्टी के बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कि जी भाई जो हैं वो बहनों के हुकूक नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, ऑल दैट, उसके लिए क्या लॉ है? अब जिस तरह अब अगर आप वफाक के ऊपर बात करें, फेडरल के ऊपर बात करें, तो आपका ओम्बड्समैन भी बना हुआ है जिसको हम फेडरल ओम्बड्समैन कहते हैं कि अगर कोई भाई हिस्सा नहीं दे रहा है सो वो तो एक अगेन स्पीडी ट्रायल सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि ये आपका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, बट उसमें क्रिमिनल सैंक्शंस भी होती हैं। अदर देन दैट, अगर भाई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे तो आपके पंजाब का लॉ बना हुआ है, आपका सिंध का लॉ बना हुआ है कि आप भाई के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। अगर हिस्सा इनहेरिटेंस का है आपकी प्रॉपर्टी का, किसी भी औरत को इस पे सख्त से सख्त कानून है, 5 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, किसी भी औरत को उसका हक डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके लाइफ टाइम में पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट नहीं की है उनके लाइफ टाइम में, तो देन आप कभी भी किसी का शेयर डिनाई नहीं कर सकते। और आपको ये जी बिल्कुल, और इस पे आपका बहुत सख्त से सख्त कानून है। अभी तो हमारी इतनी, जिसे हम कहते हैं प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि जिसमें औरत को, अगर आपने अपनी बहनों को राइट डिनाई किया है, सो कोर्ट ने स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मेजर्स दिए हैं, इम्प्रिजनमेंट, आपको फाइन हैवी पड़े हुए हैं, इम्प्रिजनमेंट्स हुई हैं आपकी। सो उस पे लॉज आपके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और अगर आप वफाक से हैं या KP से हैं, अब तो एक और स्पीडी आपका जो ट्रायल जिसे कहते हैं, वो आप ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो इमीडिएटली इस पे जो है नोटिस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर्टी के हवाले से कई ऐसे सारे सवालात होते हैं जो जिस पर बात करने की ज़रूरत है, इनको डिस्कस करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई तंग कर रहा है, हैरेसमेंट है, प्रॉपर्टी का इशू है, या आपने कहीं प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस पर लॉ क्या है, आपके पास क्या जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो कि आप काम में लाके लॉ का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ महम मौजूद हैं। महम से हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी के हवाले से। अच्छा महम, आपने कहा कि अगर किसी फादर ने जो है वो नहीं भी अपनी लाइफ में बच्चों का हिस्सा रखा है, तो भी इक्विवेलेंट ही जो बहनों का शेयर उन्हें मिल जाएगा, जो भाइयों का शेयर उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई फादर
अपने बहुत सारे बच्चों में से किसी एक ही औलाद को वो घर दे के चले जाएं और वो कहें जी ये घर जो है वो सिर्फ तुम्हारा ही है, तो बाकी बच्चों के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि वो जिनके नाम करके गए वो तो ये कहेंगे ना कि शायद हमने अर्निंग्स करके अपने फादर को दिया था तो उन्होंने हमें दे दिया, तो इसका क्या फिर बनता है? ये एक क्वेश्चन था, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने सोचा मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी। अब देखें, अगर तो फादर अपनी लाइफ टाइम में हाँ। जिसे हम कहते हैं इंतकाल चढ़ा कर गए हैं, यानी कि ट्रांसफर करके गए हैं, तो वो हाँ। तो गिफ्ट के जिम्मे में आता है, लेकिन ओके। वो अपनी लाइफ में कंप्लीटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जा सकते हैं। सही। दूसरी तरफ आपका आता है विल का कॉन्सेप्ट। हाँ। कहीं पे भी शरई तौर पर आप 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज्यादा डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपने एसेट्स के। मेरे मरने के बाद ये पूरा का पूरा घर मेरे बड़े बेटे का होएगा, ऐसे आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उस, अगर आपके पास सिर्फ एक ही घर है, वो हाँ। सिर्फ और सिर्फ विल में 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज्यादा आप अपने बड़े बेटे के नाम नहीं करके जा सकते। अगर आपको करना है, या तो आप जिंदगी में ट्रांसफर करके जाएं। अगर आपने जिंदगी में ट्रांसफर नहीं किया है तो फिर वो शरई तौर पर आपका जो है वो शेयर्स जो हैं डिवाइड होंगे। और अगर आप 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज्यादा डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, मतलब कि आप विल में लिख के जाना चाहते हैं और 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज्यादा डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो फिर आपको सारे लीगल एयर्स की जो है परमिशन चाहिए कि हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है, ये घर आपके बाद XYZ औलाद, यानी कि बड़े बेटे, छोटे, जिसको भी आप करके जाना चाह रहे हैं उसको आएगा। लेकिन आपको पीस ऑफ पेपर पे स्टैंड आप सारे क्योंकि लीगल एयर्स। क्वेश्चन ये था कि एक फादर ने अपनी जायदाद अपने छोटे बेटे के नाम कर दी, यानी एक घर अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट, कि मैंने इसको गिफ्ट दे दिया। अब जो बाकी भाई हैं वो उसमें से अगर अपना शेयर क्लेम करें तो कैसे क्लेम करें? क्योंकि वो तो ये कहते हैं जी मैंने अर्निंग्स की थी और फिर मैंने जो है वो अर्निंग्स करके फादर को दिए, पैसे जमा कराए, तो फिर उन्होंने मेरे ही पैसों से मुझे घर गिफ्ट कर दिया। अब इसकी लीगल जो है वो हेयरिंग क्या हो सकती है, इसके ऊपर केस क्या हो सकता है, बाकी भाई क्या करें? देखें, अगर तो अपनी लाइफ टाइम में कंप्लीटली ट्रांसफर कर गए घर, तो फिर तो वो उसको हम गिफ्ट के जिम्मे में लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं हिबा। हाँ। वो आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर विल तौर पर या जुबानी कलामी बात कर रहे हैं कि ये मेरी डेथ के बाद ये छोटे बेटे को जाएगा, तो फिर नहीं हो सकता। फिर वो शरई शेयर्स लगेंगे और शरई शेयर्स जितने भी आपके बेटों में आपका जो बेटा इनहेरिट करता है, जो माँ इनहेरिट करती है, जो बेटी इनहेरिट करती है, उसके अकॉर्डिंगली आपके शरई शेयर्स हैं। सही। तो वो अगर वो रिटन पेपर में ट्रांसफर है तो फिर केस दूसरी तरफ चल जाएगा, राइट? बिल्कुल। और आपको कोर्ट से डिक्लेरेशन सीक करनी पड़ती है। आपको पहले तो सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि ये मेरे वालिद के बाद ये प्रॉपर्टीज हैं और ये अब इनहेरिटेंस के तौर पर हम पे चलेंगी। सक्सेशन सर्टिफिकेट के बाद आपको प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवानी पड़ती है कि डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है आपकी ये लीगल एयर्स हैं और इनके नाम चढ़ेगी, तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली डिक्लेयर करता है। सूट फॉर डिक्लेरेशन जिसको हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट डिक्लेयर करता है। सही। यानी कि अपनी ज़िंदगी में किसी के फादर ने अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी है तो बाद में उनके चले जाने के बाद उनकी औलाद जो है लॉफुली अपना शरई हिस्सा मांग सकती है, उस हवाले से बात कर सकती है, राइट? अगर लाइफ में करती है ट्रांसफर तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहा दिया है कि हम दे देंगे मेरी डेथ के बाद, तो फिर आपका शरई हक है, वो आप कोर्ट से ले सकते हैं। सही। अच्छा, एक और केस जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है ख़वातीन के तशद्दुद के हवाले से, और ये होता है डिवोर्स के दौरान या डिवोर्स से पहले। लोग शादियां करते हैं, पसंद की शादियां भी करते हैं, अरेंज मैरिजेस भी होती हैं, ऑल दैट, बट उसमें क्या होता है कि बाद में आपने देखा होगा कि इस तरह की कंप्लेंट्स आती है कि जी बड़ा तशद्दुद हो रहा है ख़वातीन पर, या फिर वो जो है डिवोर्स का इशू होता है कि जी उन्होंने डिवोर्स दिए लेकिन बहुत सारे जो गिफ्ट्स थे वो रख लिए ख़वातीन के, और जो उनको शादी में तोहफे मिलते हैं वो रख लेते हैं। उस हवाले से बताइए क्या लॉ है, क्या कर सकती हैं ख़वातीन? अब डोमेस्टिक ऑर्डिनेंस आपके हर जो है प्रोविंस के हिसाब से बने हुए हैं। इस्लामाबाद में डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट है आपका, पंजाब का आपका डोमेस्टिक वायलेंस बना हुआ है, सिंध का आपका है। सो वो तो डोमेस्टिक वायलेंस आपका क्रिमिनल जिम्मे में आता है, उस पर आपको FIR करवानी पड़ती है। दूसरी तरफ आपका जो डिवोर्स जिसमें आप कहते हैं खुला प्रोसीडिंग्स ले लिए हैं, या आपने अगर आपके पास डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स है, सो आप यूनियन काउंसिल में डायरेक्ट अगर आपने दायर कर दिया है,
वो फिर उस तरह से डील होता है। और अगर आप जो है सामान रखवा लिया किसी ने आपको, आपके जो डाउरी आर्टिकल्स हैं जिसको हम जहेज की चीजें कहते हैं, या आपके ब्राइडल गिफ्ट्स इवन जो होते हैं, वो आप कोर्ट में पूरी लिस्ट देते हैं एंड देन कोर्ट आप दूसरी पार्टी से वो निकलवा के देता है। और अगर दूसरी पार्टी ने उसको कोई डैमेज कॉज कर दिया है, बेलफाइल, या उन्होंने गायब कर दिए हैं या आगे बेच दिए हैं, सो फिर वो दूसरी पार्टी लायबल है कि आपको उसके तहत वैल्यू दे। यानी कि अगर मेरी कोई 10 लाख की चीजें थी और वो 10 लाख की चीजें ज़ाया हो गई हैं या आगे बेच दी हैं मेरे एक्स हस्बैंड ने, सो देन वो लायबल है कि वो मुझे 10 लाख देगा। और ये कोर्ट बहुत सारी ऐसे केसेस भरे हुए हैं जिसमें कोर्ट आपको वैल्यू दिलवाते हैं। अदर देन दैट डोमेस्टिक वायलेंस हमेशा आपका क्रिमिनल केस बनता है और उसमें पर्चा कराना इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सही, उसमें जो है वो बात करनी चाहिए और इस तरह से पर्चा कराना चाहिए। अच्छा, ख़वातीन के लिए क्या आप एडवाइस करेंगी कि उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो किसी भी जगह पर काम कर रही हों या वो किसी के साथ शादी कर रही हों, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए जो जिसका ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को भी, कि बाद में फिर ये इश्यूज़ ना बने? देखें, वैसे जब शादी हो रही होती है, और मैं हमेशा अपनी फ्रेंड्स को भी ये एडवाइस करती हूँ, एक तो आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ें हैं कि कभी कोई आपसे कोई चीज़ मांगे वो आपने देनी, आपके लॉकर्स आप सेपरेट रखें, क्योंकि ये चीज़ें आगे डिवोर्स, अगर बिलफर खुदा न खास्ता डिवोर्स हो जाए, चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। फिर मैं यहाँ हद तक भी एडवाइस करती हूँ कि आपके पास आपका जो ओरिजिनल निकाहनामा है उसकी एक कॉपी आपके पोजेशन में होनी बहुत ज़रूरी है। वो बेशक आप अपने वालिदैन के घर रखें, जहाँ पे आपको लगे वो ज़रूर रखें। इसके अलावा आपकी जो गोल्ड एक बहुत कंटेंशियस मामला होता है जिसमें इवन ब्राइडल गिफ्ट्स में या अदर देन दैट उसकी रिसीट्स आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर आपको कोई डोमेस्टिक वायलेंस या आपको वर्क प्लेस में कोई हरासमेंट इश्यूज़ हैं, उसका एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई रिकॉर्डिंग अपने पास रखें, कोई ईमेल्स अगर आपको वर्क प्लेस में हैं, कोई ऐसा ईमेल किया गया, कोई आपको ऐसा मैसेज किया गया, क्योंकि फोरेंसिक हमेशा हो सकता है ना। कोई अगर आपको कहता है कि नहीं ये झूठ है, फोरेंसिक से वो तस्दीक की जा सकती है कि ये सच है या नहीं। सो एविडेंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम कहते हैं दैट कोर्ट इज़, वो आप हमेशा देखा है कि ब्लाइंड फोल्ड होता है। सो कोर्ट हमेशा एविडेंस पे बात करता है। कोर्ट किसी पार्टी को सिंपथाइज नहीं करेगा। कोर्ट के पास जहाँ मैक्सिमम एविडेंस होएगा कोर्ट उस पार्टी की तरफ जाएगा। सो एविडेंस कलेक्शन इज द बेसिक आपकी बेस होती है जो हमें कोर्ट चाहिए होती है, इवन एज लॉयर्स हमें चाहिए होती है। और हम हमेशा पार्टीज को कहते हैं कुछ एज एविडेंस अपने पास आपके होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच माम साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। और बात वही होती है कि लोगों को ये होनी चाहिए, लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम किस सिचुएशन को किस तरह से डील करें, और आपको लॉ का पता होना चाहिए। आप लॉ की तरफ जाएं या नहीं जाएं, आपकी अपनी स्वाबदीद होती है कि आप किसी की कंप्लेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपका मैटर आप खुद सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए क्या लॉ हैं। और आज जिस तरह से डिटेल डिस्कशन हुई, तो आई होप कि बहुत सारी ख़वातीन को जो है ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि उनके पास ये ऑप्शंस होते हैं। और इनफैक्ट उन लोगों के पास भी ये ऑप्शंस होते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, या जिनके प्रॉपर्टी के इशूज़ होते हैं, घर के इशूज़ हों, या फिर वॉटेवर उनके जो भी इशूज़ होते हैं, वो जब प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं उस हवाले से जो उनके इशूज़ होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आज क्लियर हो गए होंगे। आई होप सो कि लोग इसके ऊपर अमल भी करें, मतलब ये बातें ध्यान में ज़रूर रखें कि आप ये ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे और फिर एक और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं जिनसे आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक भाई। अब कुछ बात कर लेते हैं हम खाने पीने के हवाले से। फूड इनटेक अच्छी होना बड़ा ज़रूरी है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, मगर मज़े मज़े के खानों के साथ। अच्छा, जब आप मज़े मज़े के खानों का जिक्र करते हैं, स्पेशली मैं, तो आपके जहन में आ जाता होगा कि मैं अब किसको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। जी हाँ, हमारे साथ हैं इस वक्त वजीहा, हमारी बड़ी प्यारी सी शेफ़, और हमें मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो बनाना सिखाती हैं आती हैं। आज जो है उनसे पूछते हैं कि वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं, क्या कौन कौन सी रेसिपीज़ उनके पास हैं। लेकिन उससे पहले
मैं और वजीहा दोनों बातें करेंगे और एक्सचेंज करेंगे मौसम का हाल। जी वजीहा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसा मौसम है लाहौर में? गुड मॉर्निंग सबा। बहुत ही वो कहते हैं ना अच्छा मौसम है, लेकिन गर्मी भी है और बारिश क्योंकि रात को बहुत ज्यादा हुई थी तो थोड़ा सा खुला मौसम है। बहुत ज्यादा ना थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी अच्छा मौसम भी है, तो मिक्स अमेलगम है कि गर्मी भी है, थोड़ा बारिश भी हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन वाह, जबरदस्त। लाहौर कराची का बड़ा अच्छा मौसम हुआ हुआ है, राइट? कराची का भी मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ है और मतलब ये नहीं कि जब मौसम अच्छा हो ना तो मूड भी अच्छा होना शुरू हो जाता है और फिर भूख भी लगना शुरू हो जाती है। तो ये बताएं, आपके यहाँ तो बारिश हो गई लाहौर में, तो आपने क्या कल खाया, क्या कुछ आपने एंजॉय किया, ज़रा बताएं और वही रेसिपीज हमारे साथ भी, हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें। जी सबा, कल ना बारिश हुई थी, आज भी फोरकास्ट में बारिश है, इंशाल्लाह शाम तक बारिश लाहौर में फिर से होगी। तो कल क्या हुआ, कल हम लोगों ने ना नान टिक्की खाई थी और नान टिक्की हम सबका ना लाहौरियों का स्पेशली जो बहुत ही एक ना नान होता है, आलू की टिक्की होती है और साथ खट्टी चटनी होती है तो इमली की। तो वो कल ना मैंने सारी आलू की टिक्कियां बनाई, साथ नान लेके आए हम और फिर हमने ना आलू टिक्की के साथ जो है वो नान एंजॉय किया। बस ठीक है, ये जो नान टिक्की की रेसिपी है, बस शो के हमारे इस सेगमेंट के आगाज में ही आप जरा बता दें हमें। सबा, हम सबका बहुत फेवरेट होता है नान टिक्की, नॉस्टैल्जिक चीज ले जाते हैं हमें। सबसे पहले हमने क्या करना है, नान बाजार से मंगा लेने हैं। बिल्कुल, अब क्योंकि कराची में भी भजिया, कराची में भी मॉनसून बारिशों का कहा जा रहा है, कराची में भी बारिश के कुछ इम्कानात हैं, तो आपने कराची की बारिश के लिहाज से ये नान टिक्की की रेसिपी बतानी है कि सबने फिर बनानी है ये रेसिपी। बिल्कुल बिल्कुल, कराची में भी बनने वाली है शो के बाद, और उसके बाद नान टिक्की सब बनाएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपने नान पहले हॉटपॉट में रख लेने हैं बाजार से मंगवा के, और उसके बाद आप है ना आलू की टिक्की बनानी है। आपने लेने हैं 5 से 6 आलू और आपने आलू बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद आपको पील करना है और आपने उसको मैश कर लेना है। आलू मैश होने के लिए उसके अंदर आप ऐड करेंगे ज्यादा सारा चॉप्ड हरा धनिया, ज्यादा सारा चॉप्ड पुदीना, 1 हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई, नमक एज पर योर टेस्ट, सफेद जीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून। इन सब चीजों को इस तरीके से मिक्स करेंगे, इसकी टिक्की बनाएंगे। बेसन का एक घोल बनाएंगे जिसमें बेसन है, नमक है, लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स है और जीरा है। उसको अच्छी तरीके से पानी से हम उसका पेस्ट बनाएंगे। आलू की टिक्की को हम लोग जो है बेसन में कोट करके फ्राई करेंगे और जबरदस्ती हमारी आलू टिक्की रेडी है। नान लेंगे, नान के ऊपर आलू टिक्की रखेंगे और साथ खट्टी चटनी बनाएंगे। अब इस खट्टी चटनी को बनाने के लिए आपको चाहिए तकरीबन 1/4 कप के जितना इमली का फल। इसके अंदर आप ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी, साथ नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमारी खट्टी चटनी रेडी है। अब आपने नान लेना है, टिक्की लेनी है, चटनी में उसको डिप करना है, एंजॉय करना है गरम गरम टिक्की ठंडी ठंडी बारिश में। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त आपने जो है ये रेसिपी बताई है और ये बारिश के लिए ना परफेक्ट है। अच्छा, बारिश में और क्या कुछ बनाया जा सकता है? नान टिक्की हो गई, पकौड़े, या फिर जो है ना वो फ्राइज एंड ऑल, और कोई है मज़े की डिश जो आप सजेस्ट कर सकें? जी सबा, चूंकि हम लोग पकौड़े बनाते हैं, नान टिक्की की रेसिपी मैंने आपको दे दी, हम लोग फ्राइज भी बना लेते हैं जिससे आप कह रही हैं, लेकिन आज ना मैं आपको एक जबरदस्त चिकन पकौड़ा की रेसिपी दूंगी जो कि आप लोग जब खाएंगे ना तो आप लोगों को मजा आ जाएगा। चिकन पकौड़ा जो है ना बेसिकली पकौड़ों की तरह होता है, लेकिन वो चिकन के साथ बनता है और इतना लजीज होता है कि आप नान के साथ खाएं। वही खट्टी चटनी जो मैंने आप लोगों को बनाना बताई है उसके साथ एंजॉय करें, केचप के साथ एंजॉय करें, तो बहुत ही अच्छा चिकन पकौड़ा की रेसिपी में आप लोग बस चिकन पकौड़ा की रेसिपी आप हमारे साथ में शेयर कीजिए। वजिया बताने जा रही है चिकन पकौड़ा की रेसिपी और ये ज़रूर आपने बनाने, ज़रूर फ्राई करने, आपको बहुत मज़ा आएगा और स्पेशली इस मौसम में। जी वजिया। सबसे पहले सबा आपने क्या करना है, आपने लेना है हड्डी वाला चिकन और कोशिश करें कि हड्डी वाला चिकन वजिया, हड्डी वाला चिकन, बोनलेस नहीं लेना, आपने हड्डी वाला लेना है। अच्छा, बोनलेस नहीं, ओके चलें, सही है, ओके ओके। बोनलेस नहीं लेना, आपने हड्डी वाला चिकन लेना है और कोशिश करें आप लोग थाई पीस और लेग पीस लें, ठीक है। उसके बाद आपने लिया चिकन ले लिया आधा किलो, इसको आप मैरिनेट करेंगे तकरीबन 1/4 कप जितना सोया सॉस, 1/4 कप जितना सोया सॉस,
4 से 5 टेबल स्पून सिरका, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून और नमक फॉर योर टेस्ट। इन सब चीजों के साथ हम चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधा घंटा। हाँ। उसके बाद हम बॉईल कर लेंगे। हमने चिकन को तकरीबन मतलब कि समझे 80% हमने चिकन को बॉईल कर लिया। राइट। उसके बाद एक बेसन का घोल बनाना है, जिसके अंदर क्या करेंगे आप, बेसन लेंगे तकरीबन 1 कप के जितना, चॉप किया हुआ प्याज लेंगे हम तकरीबन 1 अदद, हरी मिर्च बारीक बारीक कटी हुई लेंगे तकरीबन 1 से 2 अदद, और नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरे से हम उसको मिक्स करके पानी से घोल बनाएंगे। चिकन को पकड़ के बेसन के अंदर डिप करके फ्राई करेंगे और जबरदस्त सा आपका यूनिक सा चिकन पकौड़ा रेडी है। आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, आपको बेसन से जो है वो एनर्जी भी मिल रही है, और गरम गरम ठंडी ठंडी बारिश में फिर से कहूंगी कि बहुत ही जबरदस्त लगेगा। यस, वो बहुत बहुत स्पाइसी लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है और बहुत मज़े से लोग खा रहे होते हैं। अच्छा, आप हमें जो है लंच बॉक्स के हवाले से बच्चों को क्या देना चाहिए स्कूल में लंच बॉक्स, तो ये इस हवाले से आप हमें जो है वो आज हमारे साथ में शेयर करें, फिर हम जो है वो किचन हैक्स और खानों की दीगर बातों के ऊपर जाएंगे कि भाई अगर कबाब में लेस नहीं आ रहा या कबाब टूट रहे हैं तो उसके लिए क्या हैक है या क्या करना है, उसकी क्या रेसिपी है। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या कुछ दिया जा सकता है, रेसिपी हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। अच्छा सबा, चूंकि बच्चों के समर वेकेशंस बिल्कुल खत्म होने वाली हैं और उसके बाद फिर मम्मी जो है बड़ी परेशान हो रही होती है कि बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें हर दिन कुछ नया दें और हर दिन हमने कुछ नया खाना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे, हम समर वेकेशन बस खत्म होने वाली हैं, उससे पहले हम थोड़ी सी मील प्रेपिंग कर लेंगे। हम कुछ प्रिपरेशन करके फ्रीजर में रख देंगे ताकि जब भी बच्चों की लंच बॉक्स का टाइम हो, हमने जो है सिर्फ और सिर्फ वो चीज निकालनी है, उसे बनाना है और बच्चों को दे देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके साथ में बहुत ही शानदार चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि चिकन नगेट्स हर किसी की फेवरेट है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो सबसे पहले चिकन नगेट्स की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, सबसे पहले सबा हमने क्या करना है, हमने लेना है तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा, ठीक है। राइट। कीमा लेंगे आधा किलो, उसको आपने चॉपर में ऐड करना है, ठीक है। चॉपर में हमने कीमा ऐड कर दिया, साथ हम उसके ऐड करेंगे एक बिल्कुल छोटी साइज की प्याज, बिल्कुल छोटी साइज की प्याज बारीक बारीक कटी हुई वो ऐड करेंगे। तकरीबन ब्रेड के स्लाइसेस, ठीक है, ब्रेड से ही नगेट्स का फ्लेवर आएगा। ब्रेड डाल दी, सही। उसके बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर। ब्रेड जो है उसको बेक करना है, फ्राई करना है या डायरेक्टली ऐसी डाल देनी है, सादी ब्रेड जो निकाल के डालते हैं? हमने बस ब्रेड निकालनी है पैकेट में से और चॉपर के अंदर टुकड़े करके डाल देनी है, ठीक। कोई फ्राई नहीं करना, बेक नहीं करना, सिर्फ हमने रॉ ब्रेड लेनी है, रॉ ब्रेड लेनी है, राइट। हाँ, ठीक है, चिकन हो गया, चिकन का कीमा हो गया, फिर उसके बाद आपने प्याज चॉप कर ली, देन ब्रेड आ गई, नाउ व्हाट? अच्छा, ब्रेड के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर और नमक एज पर योर टेस्ट, दैट्स इट। और उसके बाद हम इसको चॉपर में चॉपराइज कर लेंगे। जो ही मिक्सचर चॉपर में चॉपराइज हो जाएगा, हम नगेट्स की शेप देंगे और अंडे में कोट करके ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और हम इसको फ्रीज कर देंगे। अब जब भी हमें बच्चों को नगेट्स देनी है, हमने इसको थॉ किए बगैर निकालना है, डीप फ्राई करना है दुबई में, और बच्चों को आपने शानदार सी नगेट्स देनी है, केचप के साशे दे दें एंड बच्चे बहुत शौक से होममेड नगेट्स एंजॉय करेंगे। सही। चलिए जी, ज़बरदस्त बनाने की जो रेसिपी है वो वजिया ने हमारे साथ में शेयर किया है, दैट्स रियली ईजी। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसमें ख़वातीन सोच रही होंगी कि ये तो हम डालें या फिर ये हम इसमें ऐड करें या नहीं करें, इसके बारे में बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वजिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चिकन नगेट्स बनाने की ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने रेसिपी जो है वो हमें बताई है। अच्छा वजिया, अगर किसी के घर में चिकन पाउडर नहीं हो, ब्रेड क्रम्स नहीं हो, थोड़े थोड़े ये इंग्रेडिएंट्स नहीं हो, तो किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, अगर ब्रेड देखिए ब्रेड क्रम्स ना हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम घर में ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड तो हर घर में मौजूद होती है, क्योंकि हमें नाश्ता करना होता है, ब्रेड हर घर में मौजूद होती है। तो सब आप क्या करते हैं, वैसे भी आपने बाजार के ब्रेड क्रम्स नहीं लेने, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी। अच्छा। आपने क्या
आपने ब्रेड क्रम्स घर में बनाने हैं। मैंने आज तक ब्रेड क्रम्स बाहर से नहीं लिए, मैं हमेशा ब्रेड क्रम्स घर में बनाती हूँ। आपने क्या करना, सिर्फ और सिर्फ ब्रेड लेनी है और आपने ब्रेड को मोटा मोटा तोड़ के चॉपर में ऐड करके चॉपराइज कर लेना है। अच्छा। कोई ब्रेड को करने की जरूरत नहीं है, कोई ब्रेड को बेक करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ रॉ ब्रेड लेनी है, उसको चॉपर में बारीक आपने जो है वो ग्राइंड कर लेना है। हाँ। और आपके ब्रेड का रेडी है, ठीक है। बाजार से बिल्कुल नहीं लेने। आपने जो खाने, सिर्फ आप ना अगर 5 से 6 ब्रेड लेंगे ना तो आपके इतने ज्यादा ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने घर में बनाने हैं। और जिनके पास चिकन पाउडर नहीं है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है, चिकन पाउडर की जगह आप लोग जो सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, चिकन पाउडर की जगह सोया सॉस भी ऐड किया जा सकता है। तो ब्रेड क्रम्स के साथ में लगा के फिर अंडे में लगा के उसको फ्राई भी करना है, एंड देन ब्रेड क्रम्स जो है वो थोड़ा सा जो चॉप करके ब्रेड डाल भी देनी है जब चिकन नगेट्स बनाने के लिए ना, राइट वजिया? डालनी भी है नगेट्स के अंदर और हाँ। आपने ब्रेड क्रम्स करके फ्राई भी करना है। चलें, अच्छा वजिया आप कुछ बात कर लेते हैं कि तो आपने ज़बरदस्त एक रेसिपी बता दी लंच बॉक्स के हवाले से। एनीथिंग स्पेशल जो आप हमें बताना चाहें बच्चों के लंच बॉक्स में कि क्या कुछ और दिया जा सकता है, क्योंकि फिर मैं जो है वो किचन हैक्स और बाकी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ूंगी। जी बिल्कुल सबा, मैं लाजमी आपको बताना चाहूंगी। हाँ। आपने क्या करने में बात कर रही थी कि आपने कुछ चीजें प्रिपेयर करके रख लेनी है। अच्छा, उसके अंदर आप ना, मैं आप लोगों को एक इंटेलिजेंस बता रही हूँ कि आपने चिकन है, आपने चिकन के ब्रेस्ट पार्ट के फिलेस कटवाने हैं। आपने स्टेक्स को मैरिनेट करके, जो मैरिनेशन आप बनाते हैं उससे स्टेक्स को मैरिनेट करके रख देना है। अब उस स्टेक्स से आप लोग बर्गर्स बना सकते हैं। उसी स्टेक के चिकन को आप लोग स्ट्रेट करके सैंडविचेस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको मैरिनेट करके रख दें, नगेट्स बना के रख दें, शामी कबाब बना के रख दें। उससे आप क्या करेंगे, आप लोग अंडा शामी बर्गर भी इंजॉय करा सकते हैं बच्चों को बना के, ठीक है। फिर कुछ चीजें आप लोग समर वेकेशन में ही फ्रीजर में रख देंगे, तो जब आप लोगों के बच्चे स्कूल जाएंगे तो आपने बस निकालना है और आपने जो है बच्चों को बना के देना है। थोड़ी सी इंटेलिजेंस आपने दिखानी है कि आपने उसी वक्त चूल्हे पे नहीं खड़े हो जाना सुबह सुबह, क्योंकि किसी का भी दिल नहीं कर रहा होता। आपने रात से प्रिपरेशन करके रखनी है ताकि सुबह आप बच्चों को बहुत शानदार लंच दे सकें। सही, बिल्कुल, ये तो ज़बरदस्त। अच्छा, शामी कबाब के हवाले से बताइए कि शामी कबाब, एक तो शामी कबाब की रेसिपी बताइए कि वो कैसे बन सकते हैं। दूसरा, वो शामी कबाब लोगों की बहुत सारी ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं, वजह आपको ही पता होगा कि फ्राई करते वक्त वो टूट रहे होते हैं, वो उतना लेस वाले नहीं होते, मतलब वो उतना ज़्यादा, क्या कहना चाहिए कि उनके अंदर उस तरह से वो अलग अलग हो रहे होते हैं। ख़वातीन फ्राई कर रही होती हैं, उसकी शेप में भी सही नहीं आ रहे होते, हालांकि टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, सारे इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर होते हैं। तो क्या किया जाए अगर शामी कबाब जो है वो फ्राई करते वक्त टूट रहे हों, या फिर उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें डाली जाएं? क्योंकि जैसे कुछ लोग कहते हैं दही डाल दें, कुछ लोग कहते हैं जी अंडे के साथ आप उसको फ्राई कर लें। तो क्या एक्चुअल इसका किचन हैक क्या है, इस रेसिपी का एक्चुअल जो है वो हैक क्या है कि ये शामी कबाब जो है वो लेस वाले भी हों और टूटे भी नहीं जब वो फ्राई हो रहे हो? तो अच्छा, सबसे पहले सबा मैं आप लोगों को ना रेसिपी बताती हूँ शामी कबाब की। बिल्कुल, हाँ। और उसके बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग क्या ऐड करेंगे तो वो लेस भी बनेगी और वो टूटेंगे भी नहीं, राइट, ठीक है। श्योर, बिल्कुल, बताइए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेनी है आधा किलो चने की दाल, ठीक है। आपने आधा किलो चने की दाल लेनी है और उसको आपने 2 से 3 घंटे पहले भिगो देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रेशर कुकर लेना है। प्रेशर कुकर के अंदर आपने चने की दाल ऐड करनी है। अच्छा, इसके अंदर आप बीफ भी ऐड कर सकते हैं और आप लोग चिकन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग के बच्चे चिकन के शामी कबाब खाते हैं तो आप लोग चिकन भी डाल देंगे। अगर आप लोग बीफ के कबाब बनाना चाहते हैं तो आप बीफ डाल देंगे। सही। अच्छा, अब आप क्या करना है, प्रेशर कुकर में आपने चने की दाल ऐड की, साथ ही साथ उसमें ऐड करना है तकरीबन 400 ग्राम या तो चिकन बोनलेस या तो 400 ग्राम बीफ बोनलेस बोटी, ठीक है। तो आपने प्रेशर कुकर में ऐड किया, साथ आपने बिल्कुल एक छोटी साइज का प्याज ऐड कर दिया मोटा मोटा काट के, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 मोटी मिर्ची, 4 से 6 दाने काली मिर्चों के, 2 आपने डाली है मोटी मोटी काट के हरी मिर्चें, 3 से 4 लहसुन के, और जरा सा आपको ऐड करना है अदरक का टुकड़ा, ठीक है। नमक और जीरा ऐड करके आपने उसको थोड़ा सा पानी डाल के प्रेशर कुक कर लेना, ठीक। जो ही वो प्रेशर हो जाएगा आपने उसके अंदर से साबुत गरम मसाले निकाल के डिस्कार्ड कर देने हैं और आपने इन चीजों को अच्छी तरीके से चॉपर में चॉपराइज कर लेना।
सही। अब जब चॉपर में फ्राइज कर रहे होंगे तब आपने इसके अंदर ऐड करना है, जिससे ये टूटेंगे नहीं फ्राई होते वक्त। तकरीबन 1 अदद अंडा आपने कच्चा उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और शामी कबाब का मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है एक छोटे साइज का बॉईल किया हुआ आलू। इससे क्या होगा, बहुत अच्छी लेस आएगी शामी कबाब में, और शामी कबाब फूले बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। अच्छा, यानी आलू मैश करके डाल दें, वो जो आप उसका पूरा वो पीस के आप रखते हैं सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के, तो उसमें आलू मैश करके डाल दें आप। बिल्कुल, एक आलू आपने लेना है छोटे साइज का, उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद आपने उसको चॉपर में ही डाल देना ताकि सब कुछ चॉपराइज हो जाए। सही। और यकीन, अंडा डालेंगे आपका नहीं टूटेगा कबाब, और जो आप आलू डालेंगे ना उससे बहुत अच्छी लेस आएगी और बहुत सॉफ्ट और फुले फुले कबाब आपके बनेंगे। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सब जो है वो उस आलू तो आप उसमें ही मिक्स करेंगे ना, ओवरऑल उसमें मिक्स करके फिर आप चॉप करेंगे। हाँ जी, हमने चॉपर में डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, साथ आलू ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया चॉप किया हुआ तकरीबन आधा कप के जितना, बारीक बारीक चॉप की हुई तकरीबन 1 से 2 अदद, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर, क्योंकि चाट मसाला पाउडर से बड़ा जबरदस्त स्पाइसी सा बनेगा, लाजमी ऐड करना तकरीबन 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। इन सब चीजों को आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद शामी कबाब की शेप दी और आपने इसको फ्रिज में रख दिया। अब जब भी आपको शामी कबाब बनाना है, आपने अंडे को फेंटना है, शामी कबाब करना है, और आपने तवे पे शैलो फ्राई करना है। पहले एक तरफ गोल्डन ब्राउन करना है, उसके बाद आपने उसको टर्न करना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डालते साथ ही ना छेड़खानियां स्टार्ट कर देते हैं। आपने छेड़खानी नहीं करनी, सबसे पहले आपने एक तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है, उसके बाद टर्न करके तरफ से गोल्डन ब्राउन करना है। मैं बिल्कुल, मैं इस हवाले से ना जुबैदा आपा के भी कुछ चीज़ें देख रही थी, तो वो कह रही थी शामी कबाब के हवाले से ही बता रही थी कि उसको हल्की आंच पे सेकना चाहिए, और मेरी अम्मी भी यही करती हैं कि वो हल्की आंच पर उसको सेक रही होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्राई करते हैं कि पहले घी गरम करें और ऑयल गरम करें, फिर उसके बाद वो डाल रहे होते हैं, तो उसके साथ ही अगर डाल देंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा जो है वो बन जाता है, अंदर से भी वो पक जाता है, उसका टेस्ट आ जाता है। तबा अगर हम लोगों ने तो फ्रीजर से निकाला होगा, और वैसे भी हमने तेज आंच पे कुछ फ्राई नहीं करना। तेज आंच पे फ्राई करने क्या होगा, ऊपर की लेयर आपकी ब्राउन हो जाएगी, अंदर से वो कच्चा सा रह जाएगा। हल्की आंच आपने उसको फ्राई करना है, पहली तरफ से गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर दूसरी तरफ टर्न करेंगे, और तकरीबन अपना टाइम लेके आपने उसको गोल्डन ब्राउन होने देना है, फिर ही वो क्रिस्पी सा, फिर ही वो मजेदार सा बनेगा। वो फिर बड़ा मजे का और क्रिस्पी और बहुत बहुत अच्छा बनता है वो, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि चिकन का सालन जो है वो बहुत सारे लोग बनाते तो हैं, लेकिन इतना मज़े का नहीं बनता, तो चिकन का सालन कैसे मज़े का बनाया जाए कि उसकी ग्रेवी भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही हो, और वो मतलब ऐसा ना हो कि बस वो उसमें यूजुअली लोग निहारी अच्छी बना लेते हैं, कोरमा अच्छा बना लेते हैं, बाकी जो है ना वो वाइट कढ़ाई अच्छी बना लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चिकन का सालन होता है ना, चिकन आलू का सालन, वो इतना अच्छा नहीं बन पाता लोगों से। वजह क्या चीज़ मिस करती हैं उसमें ख़वातीन? अच्छा सबा, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना सबसे पहले भुनाई मिस कर देते हैं। हमने चिकन के मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे ना, चिकन का मसाले का कलर उतना अच्छा बनेगा। बेशक आप चिकन को आलू डाल के शोरबा बना लें, बेशक आप मसाला ही रहने दें, जितनी अच्छी भुनाई होगी और जितना अच्छा आपका प्याज सबसे पहले गोल्डन ब्राउन होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग प्याज को गोल्डन ब्राउन कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलूसेंट ही होता है ना, तो उसके हम चिकन ऐड करके मसाले डाल देते हैं, उससे कलर नहीं आता। आपने पहले प्याज को बड़ा जबरदस्त गोल्डन ब्राउन करना होता है, उसके बाद आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है चिकन की, गरम मसाला ऐड करना है, काली मिर्च ऐड करनी है, और उसके बाद जब आप उसके अंदर पानी ऐड करेंगे ना तो वो कलर निकलेगा बहुत अच्छा चिकन का। तो आप कहती हैं तो मैं आपको चिकन मसाले की रेसिपी भी दे देती हूँ। श्योर, बिल्कुल बताइए। अच्छा, चिकन का सालन जो कि रेगुलर सालन है, हम लोग चपाती के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। आपने क्या करना, आपने लेना है तकरीबन पैन में आधा कप के जितना ऑयल, आधा कप ऑयल आप ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 प्याज बहुत प्यारा गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, बड़ा प्यारा गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा प्याज, आप उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के बाद आप उसके अंदर ऐड कर देंगे आधा किलो चिकन को अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता।
जब चिकन कलर चेंज हो जाएगा, आप उसके अंदर ऐड करेंगे नमक एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और कम से कम 4 से 5 टमाटर लेंगे, जरा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, वो टमाटर की पेस्ट ऐड कर देंगे। अब आपने बहुत अच्छा चिकन को भूना बहुत अच्छा भूनने के बाद आपने या तो उसके अंदर पानी ऐड करके शोरबा बना लेना है, या तो आपने उसको हिसाब से रख लेना है। हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करें, शानदार आपका बेसिक सा चिकन का सालन बिल्कुल रेडी हो जाए। वाह, जबरदस्त। और अच्छा, इसको सर्व किन चीजों के साथ किया जा सकता है वजिया? अगर तो आप इसको सालन के सूरत रख रहे हैं तो आपने इसको चपाती के साथ, नान के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको शोरबा कर देते हैं तो आप लोग बॉइल्ड राइस के साथ इसको एंजॉय करें। थोड़े से बॉइल्ड राइस, ज्यादा सारा चिकन का शोरबा ऐड करें, चिकन की बोटी ऐड करें, नींबू निचोड़े और अचार के साथ आप जो है वो एंजॉय करें। मेरे मुंह में तो पानी आ गया सब। बिल्कुल, वाकई में इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ जो हैं वो आप हमारे साथ में शेयर करिए, क्योंकि अच्छा वजिया, बहुत सारे लोगों को ये तरीका नहीं पता होता ना कि चले उन्होंने डिश बना के रख दी, अब सर्व किस चीज़ के साथ करना है। यहाँ पर भी जो है ना बहुत लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को आपने किस चीज़ के साथ सर्व करना है और कौन से खाने के साथ आपने मीठा रखना है और किस खाने के साथ आपने आइसक्रीम रखनी है। यूजुअली अगर वजिया मैं आपसे पूछूं कि खीर, कस्टर्ड या फिर ये इस तरह का जो मीठा होता है, ये किन खानों के साथ रखना चाहिए, तो ज़रा सा बताएं कि कौन से ऐसे खाने होते हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट करता है ये स्वीट डिशेस वगैरह। अच्छा सबा, अगर आपके घर पे दावत है ना और आपने कुछ पूरा देसी मेन्यू रखा है, हाँ, जिसमें आप कढ़ाई रख रहे हैं, निहारी रख रहे हैं, पाए रख रहे हैं, तो उन रेसिपीज के साथ ना आपका हलवा अच्छा लगेगा, खीर अच्छी लगेगी, उसके बाद आप जो शीर खुरमा है वो अच्छा लगेगा, कोई सा भी हलवा जिसमें अखरोट का हलवा हो गया, बादाम का हलवा हो गया, वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप मेन्यू थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल चाइनीज टाइप है, तब आप उसके साथ खीर नहीं रखेंगे, उसके साथ आप जो कस्टर्ड बना लेंगे, उसके साथ आप लोग मैंगोज का सीजन होगा तो मैंगो सूफले बना लेंगे। उसके बाद लेकिन जो कॉन्टिनेंटल चाइनीज रेसिपीज होती है ना, उसके साथ आप लोग देसी मीठा नहीं रखते हैं। अगर आप लोग देसी रेसिपी बना रहे हैं तो उसके साथ आप लोग देसी मीठा रखें। सही, बिल्कुल। और ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट करता है। थैंक यू वेरी मच वजिया फॉर योर टाइम। और बड़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो आज हमें वजिया ने बनाना सिखाई है। और वजिया की क्या बात है, वजिया अपने काम की भी एक्सपर्ट है और इनकी रेसिपीज़ ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि वजिया की जो रेसिपीज़ हैं वो आपको कैसी लगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें। कहीं नहीं जाना, हमारे साथ। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम उन मसाइल के हवाले से जो कि रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस मिल सके कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है, आपका हाजमा ख़राब है, आपको लगता है कि आपको खाना खाने के बाद वॉमिट फील होता है, आपको लगता है कि भाई आपका जो पेट है वो ठीक नहीं है, आपका हाजमा ठीक नहीं है, गट हेल्थ बेहतर नहीं है, आपकी पानी की इंटेक अच्छी है, लेकिन आपको लगता है नहीं देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन स्टमक, तो उसके लिए होती हैं होम रेमेडीज़। और होम रेमेडीज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सलमा ईसा, हर्बलिस्ट हैं। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सलमा, ये बताइए कि ये एक कॉमन कंप्लेन है मगर है रेगुलर कंप्लेन, और वो ये है कि लोग कहते हैं भाई हमारा हाजमा ठीक नहीं है, कैसे अपना हाजमा ठीक रखें। अब इसके कई सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कई सारे ऐसे बैकग्राउंड में साइन एंड सिम्टम होते हैं कि लोगों का हाजमा ख़राब होता है। कुछ लोगों की डाइट अच्छी होती है लेकिन वो पानी साफ़ नहीं पीते, उनका पानी जो है उसमें प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग जो है डाइट बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं ऑल, तो सबकी कुछ ना कुछ मुख्तलिफ रूटीन होती है, लेकिन सबके डाइट में कोई ना कोई इशू होता ज़रूर है कि वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक नहीं हो रही होती चीज़ें। तो कैसे अपने हाजमे को बेहतर किया जाए, कैसे अपनी डाइट को बेहतर बनाया जाए, ज़रा बताइए कि लोग जो है वो जो खाएं वो हज़म हो जाए उन्हें। जी सलमा।
चले जी, सलमा को हम जो है दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और बात वही है कि देयर आर मेनी वेज़, देयर आर मेनी रेमेडीज़ कि आपको पता चले कि आपकी डाइट जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है, आपके स्टमक का प्रॉब्लम जो है वो कैसे ख़त्म हो सकता है। सलमा ने हमें ज्वाइन किया है। जी सलमा, बताइए कि क्या रेमेडीज़ हैं हाजमा बेहतर करने की? बिल्कुल ठीक। असल में सब आजकल हर इंसान इसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है ना कि मेदे की तेजाबियत, उसकी बदहज़मी और फिर सीने की जलन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमनली हो रही है। इसलिए जो सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो आती है कि हमारी इंडाइजेशन, यानी जिन लोगों को कब्ज़ रहता है तो कब्ज़ की वजह से उनको बदहज़मी या फिर तेजाबियत बढ़ रही होती है, या उनके सीने में बार-बार जलन का रहना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो सारा दिन तो पानी का इंटेक नहीं करते, बट स्पेशली खाने के दौरान या खाने के बाद पानी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ले रहे होते हैं ना, तो वो भी आपके खाने के इंडाइजेशन में रीज़न बनता है, और फिर ये बदहज़मी तेजाबियत बढ़ रही होती है। कुछ लोगों का मैदा ही बहुत कमज़ोर होता है, बहुत वीक होता है, जिसमें उनके एंजाइम्स कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, और फिर वो भी इंडाइजेशन का सबब बनता है, और उनको भी मैदे की तकलीफ या तेजाबियत और इस तरह के गैस्ट्रिक इश्यूज बढ़ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि नॉर्मल रूटीन में जो हमारी एक आदत है खाने के दौरान पानी पीना या बहुत ज़्यादा पीना, खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक लेना, इसमें कमी लाई जाए ना, क्योंकि खाने से पहले जितना आप पानी पी लेते हैं वो बेहतरीन की तरफ होता है आपके स्टमक के लिए। अब जिन लोगों की ये शिकायत होती है कि जी नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते फिर भी हमारे सीने में जलन हो रही होती है, तो बार-बार जलन होना या कुछ ऐसे के बाद रिपीटेड उसमें आना, उनको चाहिए कि मुलेट्री पाउडर जो होता है, जिनको कभी-कभार हो रही होती है सीने में जलन, तो मुलेट्री पाउडर को खाने के 10-15 मिनट के बाद अगर वो नीम गर्म पानी में उसको हल करके ले लेते हैं कुछ दिनों तक, तो उससे सीने की जलन उनकी ख़त्म हो जाती है। और अगर कोई ये कंप्लेन करते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कि जी हमें फ्रीक्वेंटली ही हमारी जो है बर्निंग रहती है, सीने में जलन रहती है, तो उस कंडीशन में होनी चाहिए कि कुछ जैसे होम रेमेडी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, जी तो जी कुछ जो पुदीने के पत्ते होते हैं हर घर में आपको आराम से जी जी, available हो पुदीने के जाएगा पत्ते, कि आप बिल्कुल। इसको करके हाँ, पुदीने के पत्ते ले लें बहुत सारे, और उसमें 1 टेबल स्पून जो होता है सौंठ पाउडर, सौंठ हर जगह अवेलेबल हो जाता है, घरों में अमूमन होता है ना, उसके अलावा नींबू के कुछ 1 स्पून नींबू का अर्क ले लें, और अनार दाना, जो सूखा अनार दाना होता है वो पीसे फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में हो या सूखा हुआ होता, उसको पहले थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड करना है बहुत अच्छी तरह से। जब वो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए तो उसमें 2-3 गिलास पानी शामिल करके उसको एक शरबत की तरह बना लेना है ना। सही। इसको हम फ्रिज में 1 दिन के लिए अपने पास महफूज भी रख सकते हैं। जब ये तैयार हो जाए तो इसको छानने के बाद आप फ्रिज में रखें, और जब खाने के बाद आप इसका इंटेक करें, हाफ ग्लास और 1 ग्लास ऑफ ये शरबत, तो उसमें 1 चुटकी अगर इस काला नमक ऐड कर दिया जाए तो ये बदहज़मी, तेजाबियत, सीने की जलन, इसको बिल्कुल समझे जड़ से ख़त्म कर देता है। नॉर्मली जो ये हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, खासतौर पे जो हमारी जो कंप्लेंट्स होती हैं कि हम खाने के बाद बदहज़मी हो रही है या बहुत ज़्यादा वॉमिट फील हो रही है, जैसे अभी आपने कहा कि बहुत सारी कंप्लेंट्स इस तरह की होती है, तो उनमें मैं समझती हूँ उसकी वजूहात में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि हम क्या करते हैं कि वक्त जो हमें क्रेविंग हो रही होती है ना, उस क्रेविंग में जो हम फास्ट फूड का और इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हमें हमारे नॉर्मल रूटीन में हमें जो है बदहज़मी या तेज़ाबियत की तरफ लेके जा रही होती है। कुछ रीज़न्स ये भी बनते हैं कि जो लोग सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा अपनी रूटीन को लेकर चल रहे होते हैं, जिसमें उन्होंने खाना खाया और बैठे-बैठे या ऑफ़िस वर्क कर रहे होते हैं, या जैसे जस्ट जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनकी जो सिटिंग टाइम होती है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म पे होती है। उसी ड्यूरेशन में उनको क्रेविंग हो रही है, वो खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, या फिर खाकर सो जाते हैं लेट नाइट खाना खाकर। तो ये इंडाइजेशन इश्यूज़ की वजह से बदहज़मी, तेज़ाबियत बहुत बढ़ती है, और इसके थोड़ी सी अगर चेंजिंग की जाए, लोग थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने खाने की कोई टाइमिंग, जैसे तवातर तरीके से, सुबह का ब्रेकफास्ट है एक टाइमिंग में, लंच है एक टाइमिंग में, आपका रात का खाना है, इसके बीच में अगर ना खाएं, कम खाएं, जैसे नॉर्मली लोगों को फास्ट फूड की आदत हो गई है, तो आप इस मेजर मसले को सॉल्व कर सकते हैं।
अच्छा, पोर्शन डाइट्स जिस तरह से आप कह रही हैं कि बीच में थोड़ा सा गैप दे लें, पोर्शन डाइट्स जो है वो कितनी ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है लोगों की ज़िंदगी पे, और कितना मेंटेन रखती है वो उनकी इम्यूनिटी भी और हेल्थ भी, मतलब उनकी फिजिक भी मेंटेन हो जाती है पोर्शन डाइट से? जी बिल्कुल आप सही कह रही हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ओबेसिटी की तरफ या हमारी इंडाइजेशन या जो नॉर्मली लोगों को ये मसले मसाइल हैं, इंडाइजेशन, तेजाबियत, बदहज़मी के, ये है ही बहुत ज़्यादा यानी समझे ओवर ईटिंग की वजह से ना। अब आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी तो वो आपकी हेल्थ को भी मेंटेन करेगी, आपके वेट को भी मेंटेन करेगी, हर चीज़ को मेंटेन रखेगी एक नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें भूख महसूस नहीं हो रही होती तो हम खाना ना खाएं। खाना खाने का जो शेड्यूल होता है, जो पोर्शन डाइट के उसमें आता है, वो जिस वक्त आपको शदीद भूख लग रही हो उस वक्त जब हम डाइट लेते हैं तो उसकी डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। और कुछ लोग ये प्रॉपर यानी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमें भूख ही नहीं लगती, तो हम बस खाना खाने का टाइम होता है या हमारे सामने खाना आ जाता है तो हम खा रहे होते हैं। तो ऐसे में मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो अपने टेबल पे ना थोड़े से अचार की बोतल रख लें। अचार की बोतल की जो खुशबू होती है ना, उससे ना एक सिलारा बन रहा है, हमारे मुंह में पानी आना कहते हैं ना जिसे। हाँ बिल्कुल, तो आपकी एपेटाइट इंक्रीज करती है वो, बिल्कुल हाँ सही इंक्रीज करती है। और फिर जो वो सिलावा आपकी डाइट को डाइजेस्ट जो करती है ना, फर्स्ट स्टेप ऑफ योर डाइजेशन जो आपके नर्व से स्टार्ट हो रहा है ना, वो बहुत बहुत प्रॉपर हो जाता है। नेक्स्ट ये जो हमने अपनी रूटीन में लोगों ने मोबाइल देखकर खाना खाने का एक रूटीन कर लिया है, या फिर बच्चे टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे होते हैं, या फिर हम लोग जैसे आपस में बैठ के बातें गुफ्तगू कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, तो इसमें हमें उसका च्वाइंग मेथड जो होता है ना, जो अच्छा सलमा, एक कंडीशन, हाँ एक कंडीशन इस तरह भी हो रही होती है कि एक तो डाइवर्ट हो रहे होते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या फिर इधर उधर ध्यान है। एक कंडीशन ये भी होती है लोगों की कि उनको हिचकियाँ भी आ रही होती हैं खाना खाते हुए, और वो ये कह रहे होते हैं हमने खाया हुआ नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे पेट भरा हुआ है, तो वो खाना ही कम खाते हैं। कुछ लोग जो है वो खाना ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं। ये बताएं उसके लिए क्या रेमेडी है? चलिए देखिए, इनडाइजेशन जब एक दफा होती है बॉडी में, वो आपके जिस वक्त आपको सिम्टम्स आ रहे होते हैं कि जी मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि जी मुझे भूख फील नहीं हो रही है, या मुझे हिचकी आ रही है। हिचकी आना तो एक अच्छी बात है, ये तो मेरे का एक अच्छा, हमारी बॉडी का एक अच्छा सिस्टम है ना, ठीक है। तो लेकिन जो भूख फील नहीं कर रहे होते, तो भूख नहीं कर रहे होते, हाँ ना, भूख लगती नहीं है कुछ लोगों को, कुछ लोग कहते हैं खाते हैं हमें कोई फायदा ही नहीं होता, लगता ही नहीं है। जी जी उस कंडीशन में पता है क्या सबब है? ये कहना चाहूंगी कि ये सना मक्खी के पत्ते होते हैं, ठीक है। सना मक्खी के पत्ते हैं, सौंफ है और उसके साथ मूंग है, इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन में सना मक्खी के पत्ते बिल्कुल साफ करके पिसा हुआ पाउडर होना चाहिए, उसका सौंफ होना चाहिए। अगर सना मक्खी के पत्ते आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो सौंफ को 25 सौंफ को की जो क्वांटिटी होगी ना 50 ग्राम के करीब करके ना, एक सफूफ सा बनाकर रखें। जब ये सफूफ आप खाने से बिफोर कमाल शुरू कर देंगे हल्के नीम गर्म पानी के साथ, लेकिन हल्का नीम गर्म पानी जो होता है ना, वो आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी करता है, आपकी डाइट को बहुत इम्प्रूव करता है। तो ये जो उनकी कंप्लेन है कि जी हमें भूख फील नहीं हो रही होती है और हम खाना बड़ी मुश्किल से खाते हैं, ये कंप्लेन उनकी विद इन आई थिंक सो कि वीक में, चंद दिनों में ये कंप्लेन खत्म हो जाएगी और आपकी एपेटाइट इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप अच्छा खाएंगे। अच्छा, जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं ना और उनकी क्रेविंग जो बढ़ी हुई होती है, वो एक्चुअली सुनने की सिर्फ खुशबू या खाने तो सोच के खा रहे होते हैं। उनके लिए मेरी एक सजेशन ये होगी कि खाने को वक्त पर खाएं जब आपको भूख महसूस हो रही हो। एक होता है कि असली भूख और एक होती है नकली भूख। मीन्स की क्रेविंग को ये कहा जाता है कि आप बैठे हुए हैं और आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं, ऑफिस वर्क या किसी भी किस्म का कोई वर्क कर रहे हैं, तो जब आपका जहन थोड़ी देर के लिए रेस्ट मांगता है ना, तो उस रेस्टिंग पोजिशन में ना आपको क्रेविंग हो रही होती है किसी चीज की, या फिर आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं सलमा, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। तो बात हो रही है सलमा से, हर्बलिस्ट हैं और हमें बता रही हैं कि किस तरह से पोषण डाइट्स के फ़ायदे हैं और किस तरह से जिन लोगों को खाना हजम नहीं होता या भूख कम लगती है उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जी सलमा, आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। सही। तो सब हम बात कर रहे थे कि जिन खवातीन को या जिन लोगों को वो जिनकी एपेटाइट बहुत खराब है, भूख नहीं लग रही है या खाना हजम नहीं हो रहा, खासतौर पे कुछ बड़ों की और बच्चों की ये कंप्लेन भी होती है कि खाना खाने के बाद पेट दर्द हो रहा है या ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में उनको तो चाहिए कि लाइक हाफ टी स्पून में एक सपूफ का आपके पास वो होगा जो कि बिल्कुल हम वजन होगा, काला नमक और मीठा सोडा जो हम यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों मिक्स बिल्कुल हम वजन मिक्स होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी ये होगी कि आपने हाफ टी स्पून सिर्फ लेना है एवरी मील, आफ्टर एवरी मील, नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है। जब आप ये इसका इस्तेमाल देखिए, ये सारी वो चीजें हैं वो यानी घरेलू नुस्खे हैं जो हर घर में अवेलेबल होते हैं, आपके पास आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान के साथ इस्तेमाल करने से आप बहुत सारी मेडिसिन से बच सकते हैं और यानी इसके कंप्लेन से बच सकते हैं। तो जब आप ये हम वजन सपोर्ट लेंगे हाफ टी स्पून नीम गर्म पानी के साथ आफ्टर एवरी मील, एटलीस्ट आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर तो मस्ट लें। तो इससे वो ब्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जो कंप्लेंट्स होती है बच्चों में, वो बहुत जल्दी कवर हो जाती है। चंद दिनों में आपको बहुत इफाका होता है, बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल सही। पोषण जी बोलिए। जी, मैंने कहा ये बिल्कुल आप सही रेमेडीज़ बता रही हैं और ये घरों में रखनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि ये तो हर घर में मौजूद होती है और किचन में इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं कि उससे आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि किचन में ख़वातीन काम कर रही होती हैं और हाथ जल गया या फिर कोई गरम जो है वो उन्होंने भगोना पकड़ लिया या कोई चीज़ इस तरह से होता है कि हार्मफुल होती है, उसके लिए फ़ौरी से क्या करना चाहिए? उसके लिए फौरी तौर पर आपके घर में शहद सबसे पहले एक चीज होती है, शहद का अवेलेबल। अच्छा, शहद लगाएं। शहद एंटीसेप्टिक स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत जबरदस्त। शहद लगाने से पहले आप एक काम और कर सकते हैं, ठंडे पानी में आपने थोड़ा सा मीठा सोडा ये डाल दिया। अच्छा। और नारियल ऑयल, ये दोनों चीजें अगर आप ठंडे पानी में डाल के अपने हाथ को डिप करती हैं तो नारियल ऑयल और मीठा सोडा स्किन के लिए और बर्निंग सेंसेशन के लिए बहुत अच्छा जो है वो इफेक्टिव फार्मूला होता है, जो कि छाले नहीं बनने देगा। कि अगर आपने गलती से कोई चीज गर्म पकड़ ली है या हाथ जल गया है तो आपने थोड़ी देर हाथ को उसमें डिप करके रखना और उसके बाद जो है फिर आप उसके शहद लगाएं, क्योंकि आपके हर घर के किचन में ये चीज अवेलेबल होती है। और अगर कोई सिवियरिटी की बात होती है तो फिर डॉक्टर को जरूर कंसर्न करें कि वो एक नेसेसरी चीज हो जाती है। बिल्कुल सही कह रही है कि ये फिर अगर सिवियर केस होता है तो डॉक्टर को दिखा दें, वरना फौरी तौर पर मीठा सोडा पानी में मिला के लगा सकते हैं या फिर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, घर में जी बोलिए सलमा, बोलिए। मैं ये कह रही थी कि ठंडे पानी में आपने जब मीठा सोडा डाला है तो उसमें नारियल ऑयल जरूर डालें। कोकोनट ऑयल स्किन की हेल्थ और स्किन नरिशन के लिए और स्किन की हर किस्म की जो कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, एलर्जी हो जाए या कुछ हो जाए, सेंसिटिविटी हो जाए, उसके लिए कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट होता है। तो ये दोनों चीजें डाल के पानी में अगर आप थोड़ी देर डिप रखें, उसके बाद उसको हल्का सा ड्राई करके शहद लगा लें तो ये बहुत बेस्ट रेमेडी होती है फॉर इमीडिएटली बेसिस पे होम रेमेडीज इसमें। सही। अच्छा, ये बताइएगा सलमा कि जो टाइल्स वगैरह गंदे होते हैं किचन में और जो बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर और ये होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? कौन सी धुन्नी देनी चाहिए या कौन से स्प्रे करने चाहिए या किस तरह से जो है वो मॉब लगानी चाहिए, ये ज़रा थोड़ा बताइएगा। सही। देखिए आजकल ना थोड़ा सा ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड क्या कहेंगे कि आबादी की बढ़ती जा रही है कि लोगों के घर और फ्लैट्स जो होते हैं ना वो थोड़े से कंजस्टेड एरिया में आता जा रहा है। पहले घर बहुत खुले खुले होते थे, सहन होता था, होते थे, छत खुली होती थी, तो सन का धूप का बहुत अच्छा गुजर होता था, वहां से हवा बहुत अच्छी आती थी घर के अंदर। तो इस तरह के जो चीजें होती है ना, जैसे मक्खी मच्छर ये सारी चीजों या फिर जरासीम, ये सारी चीजें की घर के अंदर नहीं होती थी। लेकिन आजकल बंद घर होते हैं, ज्यादातर मकान भी बहुत बंद होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं। तो इसमें अगर आप हर्मल की धूनी घर के अंदर करें
हर्बल और गूगल, ये वो हर्ब्स होते हैं जो घर के अंदर आपके एटमॉस्फेयर को भी बहुत अच्छा करते हैं, इन्वायरमेंटल यानी हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं। तो इसकी धुनी करने से आप यदि जितनी भी जरासीम है या जो एक एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है वो बहुत बेटर हो जाता है। तो ये बेस्ट होगा इसके लिए, जो मेरे ख्याल से इजी अवेलेबल हो जाता है शॉप्स में ना। हाँ सही। और टाइल्स वगैरह साफ करने के लिए जो मॉप वगैरह लगा रहे होते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें? टाइल्स किस चीज़ से साफ करें? टाइल्स के लिए भी अगर आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करें, सिरका भी बहुत अच्छा होता है टाइल्स के इस्तेमाल के लिए। जिस तरह से सिरका और मीठा सोडा ये सारी चीजें डाल के अगर आप किचन के खास तौर पर टाइल्स को क्लीन करें तो वो क्लीन बहुत करता है। इवन इससे खुशबू फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आ रही होती है, वो चमकता बहुत है टाइल्स का। अच्छा सही। सारी यानी कि वो अच्छे से साफ हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है, क्योंकि दाग तब भी साफ नहीं हो रहे होते ना। वो जो सिंक होता है वो भी खवातीन बहुत साफ करी होती है, लेकिन वो सही से सिंक साफ नहीं हो पा रहा होता। बहुत सारे लोगों के सिंक में हीक भी हो जाती है, स्मेल सी भी आ रही होती है। वो किस तरीके से उसको साफ करना चाहिए? वो जब आप देखिएगा, जब आप वेरिगेट की मैं बात कर रही हूँ कि वेरिगेट को जब इस्तेमाल करेंगे आप मीठे सोडे के साथ, तो ना सिर्फ टाइल्स चमकेंगे, सिंक चमकेगा, बल्कि उसकी स्मेल, मैंने कहा ना कि उसकी स्मेल भी खत्म होगी, फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आएगी उसमें से। अच्छा। तो आप खुद बहुत बेटर फील करेंगे। किचन का पूरा स्पेस हो गया, आपका लाउंज का स्पेस हो गया, बहुत अच्छा ये होता है किचन रेमेडीज के लिए। अच्छा सलमा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मीठा सोडा भी डाल लिया, उसके साथ जो है वो बाकी भी वो ब्लीच भी डाल देते हैं, और भी चीज़ें मिक्स करके वो करवा रहे होते हैं सफाई। वो ठीक रहता है? वो उस वक्त ठीक रहता है जिस वक्त आपकी टाइल्स वगैरह बहुत ज्यादा डर्टी हो चुके हो, तो वो उसका कॉम्बिनेशन बना देते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी कास्टिक और इस तरह की चीजें, सर्फ, इस तरह की चीजें यूज हुई होती हैं जो बहुत ज्यादा गंदे टाइल्स को या बहुत ज्यादा गंदे स्पेस को थोड़ा सा फास्टली रिपीटली जो है वो उसको क्लीन कर देता है। तो इसलिए उसको उसका कॉम्बिनेशन बना के वो फिर इस्तेमाल करते हैं, वो भी बेहतर रहता है। लेकिन अगर आपका किचन साफ सुथरा है, नॉर्मली खवातीन तो वैसे ही कि जब सारा दिन उनको किचन में गुजारना होता है, सारा दिन को बेचारी किचन में स्पेंड कर रही होती है, तो उनकी कोशिश होती है कि किचन एटलीस्ट लॉन्च और किचन बहुत नीट एंड क्लीन होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप जैसे सिरके को उसके साथ मीठे सोडे के साथ सिर्फ जस्ट डेप्टी करती है, क्लीनिंग भी करती है, तो बहुत अच्छा चमकदार किचन आपका नजर आ रहा होता है। सही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सलमा, और बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ जो हैं वो आपने हमारे साथ में शेयर की। आज के शो से फ़िलहाल इतना ही। आई होप कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सोशल मीडिया की जो हमारी साइट है उसके ऊपर बताइएगा, और ये रेमेडीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, बताइएगा कि रेमेडीज़ जो है वो कैसी रहीं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।